तो डिडक्शन का आज डे नंबर 1 और डे नंबर 1 में डिडक्शन के अंदर 3 ऊपर पॉइंट लिखे हैं ब्राउन कलर से। पहला पॉइंट पढ़िए जल्दी से, क्या लिखा है बेटा? अच्छा ध्यान से सुनना, ये 3 पॉइंट सबसे ऊपर जो लिखे ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही आप गलती करने वाले हो, इसीलिए सबसे ऊपर लिखे हैं ये। फिर डिडक्शन जैसे ही रिवाइज करोगे सबसे पहले 3 पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है बेटा आपके सामने? डिडक्शन कैन नॉट बी मोर देन ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, डिडक्शन कैन नॉट बी मोर देन ग्रॉस टोटल इनकम। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? डिडक्शन कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। और तीसरा पॉइंट लिखा है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 इज नॉट अलाउड अगेंस्ट स्पेशल रेट इनकम। अब एक मिनट बेटा, अपन इसकी बात करेंगे। पहले सब लोग समझ लेना इस टॉपिक का रेलेवेंस। इस टॉपिक का रेलेवेंस ये है कि बेटा कोई भी पर्सन, मतलब आप कभी भी किसी भी पर्सन का टैक्स कैलकुलेट करोगे तो बेटा टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आप उसकी हेड्स देखते हो। आप पांचों हेड्स का टोटल कर देते हो। पांचों हेड कौन कौन सी, जल्दी से आप मुझे बताएंगे। चलो एक काम करो ना, इनकम टैक्स के सीक्वेंस के हिसाब से बताओ। आपने जिस सीक्वेंस में पढ़ा उसके अकॉर्डिंग मत बताओ। वेरी गुड सर। सबसे पहला हेड है सैलरी, क्योंकि सेक्शन था 15। उसके बाद है सर हाउस प्रॉपर्टी 22। उसके बाद है पीजीबीपी 28। कैपिटल गेन आई थिंक जितना मुझे लगता है 15, 22, 28, 45 चार आपके हो चुके हैं। पांचवा आपका बचा हुआ है और वो छोटा सा है, मतलब 2-3-4 दिन का हेड है वो। ठीक है, 2-3-4 दिन का हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब बेटा ध्यान से सुन लेना सब लोग, इन पांचों हेड का जिस दिन आप टोटल लगा देते हो, आपके सामने फिगर्स के साथ ही बात कर लेता हूं आज। मान लीजिए सैलरी 10 लाख, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 3 लाख, पीजीबीपी की इनकम 5 लाख, कैपिटल गेन 4 लाख और आईएफओएस 1 लाख। इनकम बताइए, ग्रॉस टोटल इनकम। सर 10 + 3 13 + 5 18, 4 22 और 1 23। बेटा इस 23 लाख को बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। इस 23 लाख को क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम। इसका एक ही नाम है ग्रॉस टोटल इनकम, इसका और कोई नाम दुनिया में प्रिवेल नहीं करता है। समझना मेरी बात, इस 23 लाख को हमेशा आप क्या बोलोगे? ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से बेटा आपको जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हो ना, अब इसमें से आप माइनस कर दोगे डिडक्शंस। और बेटा डिडक्शन चैप्टर 6A के अंदर गिवन है, मतलब इनकम टैक्स को अगर चैप्टर के हिसाब से बांटेंगे तो चैप्टर नंबर 6 का भी ए वाला पार्ट, तो चैप्टर नंबर 6A, जैसे कंपनीज एक्ट में भी चैप्टर है बेटा, हर एक्ट में जनरली चैप्टर्स होते हैं। मतलब एक्ट को सेक्शन से पहले चैप्टर में डिवाइड किया जाता है, फिर चैप्टर को सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपने वो सेक्शन पढ़े ना, सेक्शन नंबर 139 से 148, कौन से टॉपिक के अंदर पढ़े आपने? ऑडिट एंड ऑडिटर्स पढ़ा है आपने टॉपिक। चैप्टर नंबर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। दिस इज चैप्टर नंबर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसके बाद वाली जो सीक्वेंस आएगी वो 149 से स्टार्ट होगी। समझ रहे हैं मेरी बात? वो 149 से 172 या 173 तक जाएगी, जिसका नाम है डायरेक्टर्स, जो आप सीए फाइनल में पढ़ोगे डायरेक्टर्स। तो बेटा क्योंकि 148 तक ही इंटर में, 148 के आगे सीए फाइनल में, तो 148 के बाद बेटा कौन सा आ रहा है? 149 वाली सीरीज। तो आप मुझे बताइए ना, अगर ये चैप्टर नंबर 10 था तो ये कौन सा होगा? चैप्टर 11। समझ रहे हैं मेरी बात? और बेटा अगर 139 से पहले वाली सीरीज बात करूं तो बेटा 128 से लेके 138 बुक्स ऑफ अकाउंट अगर आपने पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पढ़ लोगे आप। पढ़ा है बुक्स ऑफ अकाउंट? चैप्टर नंबर कौन सा होगा? 9। समझ रहे हैं मेरी बात? बेटा हर एक्ट को जनरली चैप्टर में डिवाइड किया जाता है, उसके बाद उसको सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, और वो चलता सीक्वेंस है, सीक्वेंशियली चलता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो बेटा इनकम टैक्स को भी जब चैप्टर में डिवाइड किया गया, आपने और कोई सा चैप्टर पढ़ा नहीं है, लेकिन ये वाला चैप्टर क्या है, इंस्टीट्यूट यूज करता है बार बार, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, मतलब जितने भी आप सेक्शन अब पढ़ने वाले हो वो कौन से चैप्टर के अंदर है? इनकम टैक्स के 6A। तो बेटा जिस दिन आप डिडक्शन माइनस कर दोगे, मान लो बेटा आपका डिडक्शन आ रहा है 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए आप माइनस कर दोगे तो आपका क्या जाएगा? NTI कितना आएगा बेटा? 20 लाख। प्लीज फोकस करेगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पर एग्जाम में कंफ्यूजन होना शुरू होती है। यहां पर आपको पता है ये NTI है ना, कभी कभी इंस्टीट्यूट आपसे पूछेगा कि NTI बता दो, तो कितना बता दोगे? 20 लाख। कभी कभी वो पूछेगा टोटल इनकम बता दो, टोटल इनकम बता दो, तो भी कितना लोगे? 20 लाख। मतलब इस NTI का एक और नाम है टोटल इनकम। और बच्चा पता है कंफ्यूज होता है, GTI को कभी कभी टोटल इनकम मान लेता है। GTI इज नॉट टोटल इनकम, GTI इज ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से डिडक्शन माइनस करोगे तो आएगी NTI, जिसको आप क्या भी बोलते हो प्यार से? टोटल इनकम।
अगर एग्जाम में वो पूछ रहा है एनटीआई बता दो 20 लाख, अगर एग्जाम में पूछ रहा है टोटल इनकम बता दो 20 लाख। मैं आपको कुछ चीजें रिकैप करवाना चाहता हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी पर्सन की इनकम 50 लाख से ज्यादा है 1 करोड़ के बीच में, तो उसको सरचार्ज लगता है 10%। 1 करोड़ से ज्यादा है 2 करोड़ के बीच में तो 15%, 2 करोड़ से ज्यादा है 5 करोड़ तक है तो 25%, 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37%। बेटा ये 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ से क्या ज्यादा है? टोटल इनकम। अगर किसी पर्सन की टोटल इनकम, समझना मेरी बात, आज मैं आपको चीजें लिंक करवाऊंगा, बेटा ध्यान से सुनना। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा 1 करोड़ के बीच में तो आपको सरचार्ज लगेगा 10%। टोटल इनकम मतलब कौन सी वाली इनकम? 20 लाख वाली। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा एक और चीज, अगर किसी पर्सन की टोटल इनकम 5 लाख तक है और अगर वो रेसिडेंट है तो उसको मिलता है रिबेट। मतलब अगेन आपको क्या चेक करना है? टोटल इनकम। अरे यस और नो? आप समझना मेरी बात को बेटा। इनकम टैक्स में बार बार जो आपके सामने इनकम आ रही थी ना, वो एक ही इनकम आ रही थी आपके सामने, टोटल इनकम। आज तक आपने नोटिस किया या फिर नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बेटा कौन सी इनकम आती थी आपके सामने? टोटल इनकम। ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है मैं आपको क्वेश्चन देता था जब आप बच्चे थे, मैं आपको क्वेश्चन देता था मिस्टर माज 1 करोड़ 1 लाख रुपए इनकम, है ना। मैं आपको एनटीआई वर्ड लिख के देता था वहां पर, क्योंकि आपको उस टाइम पे पता नहीं था और मैं आपको उस टाइम पे बताना भी नहीं चाहता था। लेकिन आपको पता है टैक्स आप कौन सी इनकम पे कैलकुलेट करते हो? टोटल इनकम। अगर किसी इनकम पे आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो मतलब वो कौन सी इनकम है बेटा? टोटल इनकम। कभी भी आप ग्रॉस टोटल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट नहीं करोगे। हाँ बेटा एक चीज जरूर है, अगर डिडक्शन नहीं है तो जीटीआई और एनटीआई बराबर हो जाएगी। आप समझना मेरी बात बेटा। मान लीजिए यहाँ पर डिडक्शन 0 होते तो आपकी एनटीआई भी कितनी आ जाती? 23 लाख। अभी भी बेटा आप टैक्स किस पे ही कैलकुलेट कर रहे हो? 23 लाख। समझ रहे हैं मेरी बात? टैक्स विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन एनटीआई। जहां जहां जो जो बोला गया है बेटा, सब जगह क्या बोला गया है? एनटीआई। एक काम करिए, सेक्शन नंबर 139(1) के पास जाइए, एक बार रीड करिए 139(1) को। जाइए सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1। क्योंकि आप ऐसी धारणा मत बना लेना कि हर जगह एनटीआई है बेटा, कहीं कहीं ग्रॉस टोटल इनकम भी हो सकती है। पढ़िए 139(1) लिखा है वहां पर, अगर किसी पर्सन की ग्रॉस टोटल इनकम, पढ़िए वहां पर लिखा है किसी पर्सन की अगर ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख से ज्यादा है तो उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अच्छा बेटा क्योंकि कैपिटल गेन कंप्लीट हुआ है तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक बार 139(1) का जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है ना, वो मैं आपसे पूछना ही चाहता हूं। सिर्फ फर्स्ट पॉइंट, आप और कुछ मत पढ़िएगा, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट जहां पर लिखा है बेटा, इफ अगर किसी पर्सन की ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना होता है। वहां पर देखिए आगे लिखे होंगे बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। अच्छा 54 मतलब कौन से सेक्शंस? बेटा प्लीज ध्यान से सुनिएगा। आज मैं आपको जानबूझ के चीजें लिंक करवा रहा हूं क्योंकि चीजें वहां पर मैं आपको बता नहीं सकता था, लेकिन आज मैं आपको बताने की पोजीशन में, इसलिए बता रहा हूं। सभी बच्चे ध्यान देंगे बेटा, प्लीज ध्यान देंगे सभी लोग। सबका फोकस 100% क्लास में होना चाहिए क्योंकि डिडक्शन तो अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं करा। अभी तो मैं आपको जो ऑलरेडी जो कचरा अपन मचा के बैठे ना उसको अपन सही कर रहे हैं। प्लीज ध्यान दीजिएगा। सभी जगह बेटा टोटल इनकम नहीं होता, 99% जगह टोटल इनकम होता है, लेकिन कहीं कहीं ग्रॉस टोटल इनकम भी हो सकता है। एग्जांपल अभी मैंने आपको दिया 139 सबसेक्शन 1, वहां पर टोटल इनकम नहीं बोला, वहां पर क्या बोला? अगर किसी पर्सन की ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख से ज्यादा है तो उसको क्या फाइल करना पड़ेगा? इनकम टैक्स का रिटर्न। एंड बेटा बारीक पॉइंट जो, क्योंकि आप कैपिटल गेन पढ़ चुके हो समझ सकते हो, प्लीज फोकस करिएगा। एक एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूं, अगर आप लोग खुद मुझे ये चीज बता पाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज ध्यान दीजिएगा सब लोग। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, अगर मैं आपसे बोला हूं आप खुद मुझे बता पाओगे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप मुझे बता सकते हो जितना मैंने पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग, इसलिए आपसे ऐसा बोल रहा हूं। मेरे बताने के बाद तो हर बच्चे को ध्यान रह जाएगा। बेटा मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर माज, ये जो पर्सन है मिस्टर माज, इनकी इनकम, इनकी बेट से ग्रॉस टोटल इनकम, एक सेकेंड, मिस्टर माज ने एक कैपिटल एसेट बेचा। आप बताओ कैपिटल एसेट बेचोगे तो किस सेक्शन के पास जाते हो आप? सेक्शन नंबर 48। और यहां पर आप ले लेते हो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एसेट्रा एंड सब कुछ। अरे यस और नो? चलिए फिगर आपके सामने फिगर भी दे रहा हूं बेटा, लो। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 20 करोड़, ट्रांसफर एक्सपेंस सिर्फ आपके मजे मजे में 1 करोड़ माइनस कर दो तो बचा कितना? 19 करोड़। इस 19 करोड़ का नामकरण कर दो नेट कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 8 करोड़ इंडेक्स वाली, और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है 1 करोड़। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 10 करोड़। बेटा ऑब्वियसली बात है कैपिटल गेन पढ़ाने के बाद ये बच्चों जैसा मजाक तो आपके सामने करूंगा नहीं। अरे ये सुनो, अब बेटा ध्यान से सुनना, ये कैपिटल गेन किस एसेट को बेचने पे हुआ था? आपने बेचा था रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी।
आपने क्या बेचा था बेटा? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। आपने इस कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करवाने के लिए एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लिया इंडिया में, और वो जो आपने खरीदा है बेटा, ध्यान से सुनना, वो जो आपने वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बाय किया है वो है 12 करोड़ रुपए का। आप मुझे बताइए सेक्शन कौन सा लगेगा? पहली चीज सर, घर बेच के घर खरीदा ना, सेक्शन नंबर 54। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा सर? 10 करोड़ और 12 करोड़ विचएवर इज ओवर, मतलब 10 करोड़। मिस्टर मास की टैक्सेबल कैपिटल गेन कितनी है सर? टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 0, क्योंकि 10 करोड़ का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था और 10 करोड़ ही क्या हो गया? एग्जेम्प्ट। प्लीज बच्चे फोकस करिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए बेटा मिस्टर मास निकम में है, इसके अलावा कुछ भी पैसा नहीं कमाते, घर था वो भी पापा से आया था, बेच दिया, 10 करोड़ कमा लिए, इसके अलावा 1 रुपए की उनकी इनकम नहीं है। तो आप मुझे बताइए मिस्टर मास की जीटीआई भी कितनी? अबे नालायको, जीटीआई 0। पांचों हेड का टोटल होता है ना जीटीआई। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 0, हाउस प्रॉपर्टी है ही नहीं, बची नहीं हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी 0 है ना, कुछ करा नहीं बेटा तो सैलरी तो लगेगी नहीं, मतलब जॉब लगेगी नहीं, सैलरी 0। और बेटा आईएफओएस पैसा है नहीं, कहीं से कुछ मिला नहीं, कमाया नहीं, आईएफओएस कितना? 0। बिजनेस भी कुछ नहीं करा। तो बेटा मुझे एक चीज बताइए, मिस्टर मास की इनकम आपको कितनी दिख रही है? 0। मेरा आपसे क्वेश्चन है प्लीज, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, अभी तक तो मैं आपको क्वेश्चन के लिए तैयार कर रहा था। क्वेश्चन ये है, आप मुझे बताइए क्या मिस्टर मास को यहाँ पर रिटर्न फाइल करना चाहिए? अब एक काम करिए, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए जिन लोगों ने यस बोला उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जिन लोगों ने नो बोला प्लीज एक बार 139(1) की फर्स्ट लाइन चेक करिए एक बार और पढ़िए वहां पर क्यों लिखा है। लॉजिक आप ही बताएंगे, जिसने बेटा नो बोला है मुझे वो लॉजिक वही बताएंगे कि क्यों रिटर्न फाइल करना चाहिए। सबका ध्यान है अच्छे से? चलिए वहां पर बेटा 139(1) में पहली ही लाइन में लिखा है, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, पढ़िए आप क्या लिखा है, इफ योर लॉन्ग टर्म इफ योर ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, मतलब बेटा कैपिटल गेन के एग्जेम्पशंस लेने से पहले वाली ग्रॉस टोटल इनकम अगर 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से ज्यादा है तो आपको क्या फाइल करना पड़ेगा? इनकम टैक्स का रिटर्न। उस टाइम पे बेटा कितनी भी कोशिश कर लेता मैं आपको समझा ही नहीं सकता था, उसमें कोई मेरी गलती नहीं है कि मैं नहीं समझा सकता था, बेटा गलती आपकी थी कि आप नहीं समझ सकते थे। इसलिए प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा सब लोग। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, मतलब कैपिटल गेन में जो एग्जेम्पशन आपने पढ़े ना उनको लेने से पहले अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से ज्यादा है तो आपको क्या फाइल करना पड़ेगा? रिटर्न। आप मुझे एक चीज बताइए, मिस्टर मास की इनकम वैसे तो 0 है, लेकिन अगर आप एग्जेम्पशन 54 वाले हटा दोगे तो कितनी हो जाएगी? 10 करोड़। क्या वो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से ज्यादा है? यस। क्या रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? बेटा ध्यान से सुनना, मिस्टर मास ने, एक सेकेंड प्लीज ध्यान दीजिएगा, मिस्टर मास ने थोड़े बहुत पैसे कमाए क्या कि 10 करोड़ कमा लिए? समझ रहे हैं मेरी बात? क्या सरकार को पता तो होना चाहिए कि 10 करोड़ कमाए? अरे भले ही टैक्स नहीं दो यार, टैक्स मत दो, टैक्स मत दो, लेकिन 10 करोड़ कमाए तो क्या सरकार को पता होना चाहिए कि यार कमाए तो है पैसे? यस और नो। इसलिए सरकार बोल रही है बेटा, क्योंकि 54 के एग्जेम्पशन बड़े होते हैं, करोड़ों में ही होते हैं जनरली, इसलिए सरकार बोलेगी बेटा अगर आपके एग्जेम्पशन 54 मतलब 54 के एग्जेम्पशन को कंसीडर ही मत करो जीटीआई में, उसके पहले की इनकम चेक करो, अगर वो इनकम 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से ज्यादा है तो सरकार बोली आपको रिटर्न फाइल तो करना पड़ेगा, टैक्स मत देना अगर नहीं आए तो। इस केस में बताइए मिस्टर मास रिटर्न फाइल तो करेंगे, टैक्स कितना आने वाला है? 0, लेकिन फिर भी रिटर्न फाइल तो करना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या आप? सरकार सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहती है कि यार पैसा कमाए कम से कम बता तो दो। समझ रहे हैं क्या? यस और नो? नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द डिडक्शंस। प्लीज ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। अब बेटा जो 3 पॉइंट लिखे थे ना, अब जो 3 पॉइंट लिखे थे बेटा अब उन पे फोकस करेंगे सब। और एक काम करूंगा आज मैं आपको ना, आज मैं आपसे बस टेस्ट ही लेता हूं आज मैं आपका। प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पता है मैं आपको फॉर्मूला यहां पर सिर्फ लिख देता हूं, जीटीआई माइनस डिडक्शन क्या जाता है? एनटीआई। समझना बात को बेटा, आपकी इनकम है 10 लाख और आपकी डिडक्शन है 15 लाख, तो आपकी नेगेटिव एनटीआई हो जाएगी 5 लाख। आप गवर्नमेंट से टैक्स मांगोगे तो गवर्नमेंट के एजेंट है मिस्टर मास, उनने फर्स्ट पॉइंट में क्या लिख दिया कि भैया कभी भी डिडक्शंस की वजह से आपकी इनकम नेगेटिव नहीं होगी, 0 हो सकती है। इट कैन बी 0, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। फर्स्ट नंबर पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इन्हीं 3 पॉइंट में आप गलती करोगे, इसलिए सबसे ऊपर दिया आपके लिए। डिडक्शन कैन नॉट बी मोर देन ग्रॉस टोटल इनकम। क्या आपको ये बात क्लियर है? बेटा सभी पॉइंट जो यहां लिखे ना बच्चों जैसे हैं, इसलिए आपसे ही पूछूंगा, बैठ जाइए। सेकंड पॉइंट कौन बताएगा? खुद से खड़े हो जाओ।
बेटा ध्यान रखना, तुम लोग हाथ नहीं उठा रहे ना अभी, अब मैं तुम लोग को पार्टिसिपेट गलत जगह पे करवाऊंगा, तुम आसान जगह मत करो, अब गलत जगह करना। हाँ, डिडक्शन कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। एक सेकंड बेटा रुक जा, मैं पूछता हूँ ना तुझसे। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपका किसी भी हेड में लॉस है तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, दैट इज योर सेपरेट टॉपिक। शायद मुझे ऐसा सुनने में आया कि अभी वो चल भी रहा है आपका। अरे ये सुनो, कितना हो चुका है ये बताओ आप तो मुझे। खत्म? चलो तो एक काम करो, उसका टेस्ट भाड़ में जाए, डिडक्शन। चल बेटा प्लीज ध्यान देना सब, मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से। आपको पता है, मैं आपको बताता हूं बेटा, अगर आपका हो गया तो मैं आपको एक बार चीजें बताता हूं। मैं बता रहा हूं जितना हो गया ठीक है, मैं बता रहा हूं, एक बार सुन लो बस। आपको पता है, अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो, आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 8 साल तक। अगर मैं कहीं गलत हूं तो बता देना, मैंने क्या रिवाइज नहीं करा अभी। अगर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो तो कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? 8। याद है आपको? अच्छा, सैलरी में लॉस होता है क्या? क्या कहीं जाके काम भी कर लो और नेगेटिव सैलरी, मतलब उसको देके आ जाओ सैलरी में कभी लॉस पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, पीडीपीपी, बिजनेस में लॉस हो सकता है क्या? यस। बिजनेस 3 टाइप के होंगे, कौन कौन से? नॉर्मल। आज की क्लास में तो मजा आ रहा है यार, मतलब मुझे मजा आ रहा है। एक होगा नॉर्मल, दूसरा होगा, अच्छा एक होगा नॉर्मल, दूसरा होगा ऑर्डिनरी। अरे यार रिवाइज नहीं करा, गलत। एक होगा नॉर्मल, फिर होगा स्पेकुलेटिव, फिर होगा स्पेसिफाइड। वो 14-15 जो बिजनेस थे, जैसे कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो कौन से थे बेटा? स्पेसिफाइड। कभी अगर किसी बिजनेस में डिलीवरी नहीं होती तो स्पेकुलेटिव। बाकी सभी बिजनेस बेटा, कल को अगर आप सीए नहीं बने, चाय का ठेला लगाओगे, फुल्की की दुकान खोलोगे, कौन सा बिजनेस? नॉर्मल। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? अरे यस और नो? बेटा प्लीज ध्यान देना, आपको पता है नॉर्मल वाला बिजनेस लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 इयर्स। स्पेकुलेटिव वाला अच्छा एक सेकेंड, स्पेकुलेटिव बेटा मैं आपको बताऊं, स्पेकुलेटिव का जनरली मतलब होता है सट्टा। सट्टा अच्छी इनकम है या गंदी इनकम है? बेटा सट्टा इतनी अच्छी इनकम है कि अगर आपके पास करोड़ों रुपए भी है ना, तो एक दिन में आप फकीर बन सकते हो, है ना? इतनी अच्छी इनकम होती है सट्टा। नहीं बेटा, आपके पास अगर 1000 है तो आप एकदम से करोड़पति नहीं बन सकते, करोड़पति से 1000पति बन सकते हो आप। ठीक है, अगर मेरे पास 1000 रुपए हैं, सट्टा लगा के भी 2000 ही कमाऊंगा, 3000 ही कमाऊंगा। स्पेकुलेटिव। बस बेटा एक सेकेंड, जो मास्टर के अच्छे बच्चे ना, उनके लिए स्पेकुलेटिव इनकम गंदी होती है। तो बेटा स्पेकुलेटिव इनकम क्योंकि गंदी इनकम है, तो सरकार ने आपको 4 साल का टाइम दिया। अच्छा, स्पेसिफाइड क्या स्पेशल थी? एक सेकेंड, स्पेसिफाइड बेटा सरकार आपको बेनिफिट दे रही थी। यहां पर उसने आपको बोला था अनलिमिटेड ईयर्स। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? अच्छा, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं बेटा? जिसने टॉपिक नहीं पढ़ा वो सोच रहा होगा कि पता नहीं क्या चल रहा है। प्लीज एक बार ध्यान से सुन लीजिए, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि लॉसेस को आप अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ताकि आप उनको यूज कर पाओ अगले सालों में। किसको कर सकते हो बेटा? लॉसेस। अब इसको आप कंपेयर करेंगे, क्यों ये सब अपन बात कर रहे थे। लॉसेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड बट डिडक्शन कैन नेवर बी कैरी फॉरवर्ड, ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पर। देखिए क्या लिखा है, डिडक्शन कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। अरे लॉसेस हो सकती है कैरी फॉरवर्ड, लेकिन कभी भी क्या कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा? डिडक्शन। एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं, एक छोटा सा एग्जांपल, बस 30 सेकंड का। जीटीआई 20 लाख बेटा, जीटीआई 20 लाख, डिडक्शन 25 लाख, कितना लोगे आप? सर 20 लाख लेंगे ड्यू टू पॉइंट नंबर 1, तो बेटा आपकी एनटीआई कितनी? मतलब डिडक्शन बच गया तो उसी को तू इनकम बता दे। अब बेटा ध्यान से सुन लो इधर, जीटीआई 20 लाख, डिडक्शन 20 लाख, तो एनटीआई कितनी हो गई? 0। बेटा डिडक्शन के 5 लाख बच गए, क्या उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लो? डिडक्शन कैन नेवर बी कैरी फॉरवर्ड। बेटा ये पॉइंट कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और यही पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर आप गलती करते हो इन टेक्निकल क्वेश्चन। एक टेक्निकल क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट होता है डिडक्शन में, आपको बता दूं इन एग्जाम।
है ना। और बिल्कुल सिंपल सा पार्ट होता है, सिंपल से पार्ट में ये 3 पॉइंट पे आप गलती कर देते हो, पूरा चैप्टर आपको पता होता है, ये 3 छोटे छोटे से बच्चों जैसे पार्ट पे आप ना जाने क्यों गलती कर देते हो, इसलिए मैंने इसको नीचे से उठा के सबसे ऊपर ही डाल दिया है कि सबसे ऊपर पढ़ो तो यही पढ़ना सबसे पहले। अच्छा, तीसरा पॉइंट ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं बेटा, डिडक्शन कभी भी आप कौन सी इनकम के अगेंस्ट कैलकुलेट नहीं करोगे, स्पेशल रेट की इनकम। प्लीज फोकस करिएगा, जितना हल्का आप तीसरे पॉइंट के ले रहे हो ना, ये उतना ही ज्यादा शानदार और उतना ही ज्यादा थोड़ा घुमावदार है। अब देखिए सब लोग बेटा प्लीज फोकस करना, मैं आपको बता रहा हूँ ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पर आपको तकलीफें होती है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वरना मैं आपको ये सब इतनी बारीकी में नहीं बताता फालतू में। यहाँ पर इधर ध्यान देंगे बेटा, एक पर्सन है, प्लीज ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना सब लोग। सैलरी इनकम बेटा, मान लीजिए मैंने एक जगह सैलरी करी 60,000 कमाए, हाउस प्रॉपर्टी मेरे पास है नहीं तो 0 बेटा, पीडीपीपी मेरे पास है अगेन 0, कैपिटल गेन नहीं है, एग्जाम्पल ही खत्म करवा दो तुम्हें ना, कैपिटल गेन 1 लाख, हाँ घर बेचा, अबे 10 लाख का घर बेचा, 9 लाख रुपए में खरीदा था, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख है। चलो इधर इनकम बताओ मुझे, जीटीआई बेटा मैं आपको एक बार वापस से बता रहा हूं, प्लीज ध्यान दे देना, कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको लग रहे होंगे हल्के, लेकिन जब ये पॉइंट एक बड़े क्वेश्चन में आएंगे ना, आप सबसे पहले ये पॉइंट गलत करते हो, लग रहे होंगे हल्के, और मैं आपको बता रहा हूं उसमें भी सबसे अगर टेक्निकल पॉइंट है तो वो ये वाला है जो मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए प्लीज ध्यान दीजिएगा। आपकी सैलरी इनकम है 60,000, आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1 लाख। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी जीटीआई कितनी है बेटा, 1,60,000। अगर मैं आपसे बाइफर्केशन पूछना चाहूं कि इस जीटीआई का बाइफर्केशन नॉर्मल और स्पेशल में बता दो, तो आप मुझे बताओ नॉर्मल इनकम कितनी, 60,000, और स्पेशल इनकम कितनी है। एक काम करो, पीछे से कोई एक बच्चा खड़े हो जाए, लास्ट में जितने भी बैठे 3 इधर या फिर 2 इधर 5, कोई भी एक बच्चा खड़े हो जाए और मुझे बता दे नॉर्मल और स्पेशल का फर्क कैसे होता है। हाँ, नॉर्मल मतलब कौन सी, जो स्लैब रेट पे चली जाएगी, स्लैब रेट अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। और स्पेशल कौन सी, ओके चलिए ठीक है, वेरी गुड, अभी तक इसने जो बताया वो सही है, बैठ जाइए, परफेक्ट नहीं है। बाइफर्केशन करना कैसे है वो आप मुझे बताओगे, कैसे बाइफर्केशन करना है बेटा, ध्यान से सुनना प्लीज। कोई बताना चाहता है क्या, ठीक है बेटा ध्यान से सुनना, इसका और ज्यादा मतलब उससे थोड़ा और 10% और ज्यादा सही है इसका, लेकिन परफेक्ट अभी भी नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात, परफेक्ट मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी हेड्स ऑफ इनकम के बारे में आपने कोई टैक्स रेट नहीं पढ़ा, मतलब वो कौन सा है, नॉर्मल। आप मुझे बताइए क्या पीडीपीपी में एक भी टैक्स रेट पढ़ाया गया, नहीं, कौन सा है, नॉर्मल। हाउस प्रॉपर्टी हो गया आपका, क्या आपने टैक्स रेट पढ़ा, नहीं, कौन सा है, नॉर्मल। सैलरी हो गया, ना जाने क्या क्या पढ़ा, लंच टैक्सेबल है 50 रुपए से ज्यादा, नाश्ता एग्जेम्प्ट, ना जाने क्या क्या पढ़ा, लेकिन क्या टैक्स रेट पढ़ी, नहीं पढ़ी तो नॉर्मल। प्लीज ध्यान दीजिएगा, बात हल्की नहीं है, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी इनकम के अगेंस्ट आपने कोई रेट नहीं पढ़ा है किसी भी सेक्शन में, तो उसको बोलेंगे बेटा नॉर्मल। आप मुझे बताइए कैपिटल गेन में नॉर्मल भी था, स्लैब आपको पता है शॉर्ट टर्म वाला, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर वो 3 असेट के अलावा होता है तो बेटा वो कौन से में आ जाता है, स्लैब। मतलब नॉर्मल भी है कैपिटल गेन में, लेकिन ज्यादातर सेक्शन कौन से थे, स्पेशल। और बेटा मैं आपको बता दूं, आप ये मत समझना कि सिर्फ 2-3 इनकम स्पेशल रेट से टैक्सेबल है, बेटा ऐसी हंड्रेड्स ऑफ इनकम है जो कि स्पेशल रेट में टैक्सेबल है। सीए फाइनल में पढ़ोगे आप और दिमाग घूम जाएगा आपका टैक्स रेट पढ़ के कि ना जाने कौन कौन सी इनकम किस किस रेट से टैक्सेबल होती है, ठीक है, स्पेशल रेट की इनकम। तो बेटा ध्यान से सुन लेना प्लीज, मैं इसको कंपाइल कर रहा हूं। अगर किसी इनकम के बारे में आपको कोई स्पेशल रेट बताया है कि ये इनकम इस रेट से टैक्सेबल होगी, उसको आप क्या बोलोगे, स्पेशल रेट इनकम। और किसी इनकम के बारे में नहीं बताया तो उसको आप क्या बोलोगे, नॉर्मल रेट इनकम। ये बाइफर्केशन क्लियर रखना अपनी नजरों में। आप मुझे बताइए बेटा, सैलरी के लिए आपने रेट पढ़ा, नहीं पढ़ा तो सैलरी कौन सी है, नॉर्मल। अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए आपने 112 और 112A 2 सेक्शन पढ़े, मतलब ये कौन सी है बेटा, स्पेशल। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अब बेटा देखता हूं कौन मुझे आंसर कर पाएगा जो मैं आपको इस एग्जांपल में बताना चाहता था। बेटा डिडक्शन आपके एलिजिबल है 2 लाख, हाँ खड़े हो जाइए। डिडक्शन बेटा आपके एलिजिबल है 2 लाख, 2 लाख एलिजिबल है, मतलब आप अगर सही इनकम होती तो आप कितने क्लेम कर सकते थे, 2 लाख। और साफ मुझे बताइए बेटा इस क्वेश्चन में कितने मैक्सिमम डिडक्शन आप क्लेम कर पाओगे,
हाँ बेटा ध्यान से सुनना, तूने बताते टाइम भी गलत ही बोला था कि स्पेशल पे मिलेगा डिडक्शन। स्पेशल पे मिलेगा नहीं, स्पेशल पे नहीं मिलेगा। तो बेटा नॉर्मल कितनी है 60,000, तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन पता है कितना मिलेगा 60,000। अगर आपकी इनकम सही होती ना तो आपको पूरे 2 लाख का डिडक्शन मिलता, लेकिन आपकी इनकम नॉर्मल वाली मात्र कितनी थी 60,000, तो आपको डिडक्शन भी कितना मिलेगा 60,000। मतलब आपकी एनटीआई कितनी 1 लाख। बेटा इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको 2-3 कुछ बारीकी आंसर करी है, बैठ जाइए। और वो बारीकी ये है कि आप ऐसा मत समझ लेना कि अगर इनकम के अंदर स्पेशल इनकम है तो डिडक्शन मिलेगा ही नहीं। डिडक्शन मिलेगा, उसके अगेंस्ट नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? डिडक्शन तो मिलेगा बेटा, लेकिन स्पेशल इनकम के अगेंस्ट नहीं मिलेगा। डिडक्शन सिर्फ किसके अगेंस्ट मिलेगा? नॉर्मल वाली इनकम के अगेंस्ट। क्या आपको ये बात क्लियर है? और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि भैया जो बाइफरकेशन है आपका, अगर किसी इनकम के बारे में स्पेशल रेट पड़ा है तो वो है स्पेशल रेट इनकम, नहीं पड़ा तो वो कौन सी इनकम है? नॉर्मल रेट इनकम। ये इतनी सी बारीकी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है आपको ये चीज? चलिए अब बेटा एक काम करते हैं, 3 पॉइंट पढ़ लीजिए एक बार। 3 पॉइंट, अगर किसी को इन 3 पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो मुझसे जल्दी से पूछिए। चलिए डिडक्शन, हाँ पहला पॉइंट, डिडक्शन कैन नेवर बी मोर देन ग्रॉस टोटल इनकम। वजह, डिडक्शन की वजह से इनकम को नेगेटिव नहीं होने देना है। सेकंड चीज, डिडक्शन कैन नेवर बी कैरी फॉरवर्ड। वजह बेटा सुनना मेरी बात, एक जो सीए होता है ना वही बताता है कि आप ये कर लो तो आपको डिडक्शन मिलेगा। तो बेटा अपन डिडक्शन उतने ही बताते हैं और उस अकॉर्डिंग ही बताते हैं जो करंट ईयर के लिए हो। समझ रहे हैं मेरी बात? डिडक्शन इज ऑलवेज फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस। आप अपने टैक्स को कम करने के लिए डिडक्शन करवाते हो उस साल के टैक्स को, तो उस साल के टैक्स के लिए आपको उसी साल के में डिडक्शन लेना है। अगर आपने बेटा उस साल का डिडक्शन अगले साल आप नहीं ले सकते। समझ रहे हैं मेरी बात? डिडक्शन कैन नेवर बी कैरी फॉरवर्ड, लॉसेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड बट डिडक्शन कैन नेवर बी कैरी फॉरवर्ड। अच्छा इसके बाद तीसरा पॉइंट, डिडक्शन विल बी नॉट बी अलाउड अगेंस्ट स्पेशल रेट इनकम। डिडक्शन विल ऑलवेज बी अलाउड ओनली अगेंस्ट विच इनकम? नॉर्मल इनकम। नॉर्मल मतलब 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से टैक्सेबल वाली इनकम। क्लियर है आपको ये चीज? एक क्वेश्चन है, देखना बारीक क्वेश्चन, अभी गलत करोगे आप, चैलेंज दे रहा हूं मैं आपको। और अगर किसी ने गलत करा, मैंने स्पेसिफिकली पूछ लिया तो मैं निपटा दूंगा उसको आज। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। आप मुझे एक चीज बताइए बेटा, पार्टनरशिप फर्म टैक्स रेट नॉर्मल है स्पेशल है? सर पार्टनरशिप फर्म को तो नॉर्मली ही 30% लगता है, स्पेशली 30% नहीं लग रहा है। नॉर्मली कितना लग रहा है? 30%। क्या ये पार्टनरशिप फर्म डिडक्शन क्लेम कर सकती है इस इनकम के अगेंस्ट? यस। समझ रहे हैं मेरी बात? सबको क्लियर है ये चीज? कंफ्यूज मत होना बेटा, दिस इज नॉट स्पेशल रेट, दिस इज नॉर्मल रेट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इंडिविजुअल के केस में नॉर्मल रेट होता है 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या होता है? 30%। कंपनी के केस में होता है 25 या फिर 30 या फिर 40। समझ रहे हैं मेरी बात? एलएलपी के केस में अगेन 30%, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में पहले 10,000 तक 10%, 10 से 20 तक 20%, 20 से ऊपर 30%। और इंडिविजुअल के अलावा 4 और लोग, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन 2.5 लाख। तो वो जो आपने बेसिक के अंदर पढ़ा था ना, वो सब कौन सी टैक्स रेट थी? नॉर्मल। समझ रहे हैं क्या आप? बेटा नॉर्मल में स्लैब भी होता है, नॉर्मल में फ्लैट भी होता है। स्लैब और फ्लैट का मतलब कोई बता सकता है क्लास में? सर फ्लैट में दिमाग ही नहीं लगाना, बस कैलकुलेटर चलाना, उसको क्या बोलते हैं? फ्लैट। जहां दिमाग लगाना पड़ जाए, रेंज कैलकुलेट करना पड़ जाए, स्लैब। एक पर्टिकुलर स्लैब तक 5%, उससे ऊपर 20%, उससे ऊपर 30%। समझ रहे क्या मेरी बात? कंफ्यूज मत होना बेटा। आप लोग पता है गलती क्या करते हैं? कुछ बच्चे, बहुत लिमिटेड बच्चे ये गलती करते हैं, फ्लैट इनकम को स्पेशल मान लेते हैं। नहीं बेटा, नॉर्मल इनकम भी 2 टाइप की हो सकती है, जो कि मतलब अगर भैया वो इंडिविजुअल कमा रहा है तो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। अगर पार्टनरशिप कमा रही है तो नॉर्मल भी कितना हो जाएगा? 30%, जो कि फ्लैट रहने वाला है। क्लियर है आपको ये चीज? चलिए अब एक काम करते हैं बेटा, अब अपन स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 80C। प्लीज ध्यान दीजिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड बिगेस्ट सेक्शन ऑफ डिडक्शंस। ठीक है, ये सेक्शन अकेला 1.5 घंटा लेगा आउट ऑफ 5-6 घंटे की जो क्लास होने वाली है आपकी डिडक्शंस में। क्लियर है आपको ये चीज? और बेटा इसको रटने मत बैठ जाना, जो मैं आपको बता रहा हूं प्लीज फोकस करिएगा। स्टार्ट कर सकते हैं अपन। चलिए, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड एसेट। बेटा ध्यान से सुनना, सेक्शन थोड़ा सा वेग है, बहुत इजी है, थोड़ा सा वेग है। जब मैं आपको कंपाइल करूंगा आपको इसका हर पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर भी हो। क्लियर तो आपको अभी होता चलेगा, बस थोड़ा सा बस पेशेंस रखना। बहुत सिंपल है, सिर्फ रीडिंग वाला सेक्शन है, कुछ ऐसा उसमें है नहीं। चलिए फोकस करिएगा बेटा। 80C का बेनिफिट किसके लिए है? सिर्फ चेक करिए एप्लीकेबिलिटी, इंडिविजुअल और एचयूएफ। माय क्वेश्चन, आप मुझे बताइए क्या कभी भी कोई कंपनी 80C का बेनिफिट ले पाएगी? 80C इज ओनली अवेलेबल टू इंडिविजुअल और एचयूएफ।
समझ रहे हैं क्या मेरी बात? बीइंग अ सीए आपको डिडक्शंस याद रखने पड़ेंगे, बीइंग अ सीए आपको डिडक्शंस याद रखना पड़ेंगे, क्योंकि टैक्स की प्लानिंग इस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, आप ही तो बताते हो ना कि क्या करो तो टैक्स कम होगा, डिडक्शन लोगे तो टैक्स कम होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए इधर ध्यान दीजिएगा सब लोग। क्वालिफाइंग अमाउंट कितना लिखा है आपके सामने? 1.5 लाख। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, 80C में कोई पर्सन कितनी भी ताकत लगा ले, मैक्सिमम 80C उसको रिटर्न में कितना ही डिडक्शन देगा? 1.5 लाख। फोकस करिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा। आप अभी आपको पता है मजा आ जाएगा, मतलब जब आप पूरा 80C की सीरीज खत्म करोगे ना तो आपको समझ आएगा कि सरकार ने बहुत बुरा ही चूना लगाया है डिडक्शंस के अंदर। प्लीज ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेबिलिटी किसके लिए बेटा? इंडिविजुअल एचयूएफ, और मैक्सिमम डिडक्शन कितना है? 1.5 लाख। एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं मैं, प्लीज फोकस करिएगा बेटा। जब आप एफडी करवाते हो ना, एफडी, एफडी पता है सबको? फिक्स डिपॉजिट बेटा, टैक्स सेविंग एफडी होती है, टैक्स सेविंग एफडी। बैंक को पता होता है, आप जाके बैंक से बोलते हो टैक्स सेविंग एफडी कर दो। मैं आपको बता दूं बेटा, टैक्स सेविंग एफडी वो होती है जिसका टेन्योर मिनिमम 5 साल है, मतलब 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है इसमें। कितने साल का? याद बात रखने के लिए आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जांपल आपको 80C के स्टार्ट करने के लिए सिर्फ बता रहा हूं आपको कि एक एफडी होती है टैक्स सेविंग एफडी, मतलब 5 साल से ज्यादा वाली एफडी। अगर आप उस एफडी के अंदर पैसा जमा करते हो तो जितना आपको जमा करते हो उतना आपको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C। जितना तो आपने बेटा एफडी करवा ली, आपने सोचा आपका सीए था ना बहुत होशियार था, आपने बताया आप, हाँ मैं था, तो मैंने आपसे बोल दिया जितनी एफडी करवाओगे उतना डिडक्शन। आप गए, आपने 1 करोड़ रुपए उठाया और एफडी करवा ली 80C के अंदर। कितनी भी ताकत लगा लेना, 80C आपको बदले में कितना डिडक्शन देगा? 1.5 लाख विदाउट एनी एक्सेप्शन। क्लियर है आपको ये चीज? प्लीज फोकस करिएगा बेटा। अभी आप देखेंगे, ध्यान से सुनना मेरे भाई का, आपको पता है 80C में कई वाहियात डाउट आया, सबसे वाहियात डाउट मेरे खुद के भाई का आया था, आपको बताऊंगा बाद में। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा और हो सकता है क्लास में आज वापस से वो डाउट देखने को मिले। चलिए, वैसे तो अभी 10-15 मिनट में मैं आपको 2-3 पॉइंट इसके पढ़ा पाऊंगा, इसलिए ध्यान देंगे सब लोग। बेटा यहाँ पर 80C बड़ा ही सिंपल है, सब इधर प्लीज फोकस करना, ध्यान से सुनना बेटा। अब मैं 80C को आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं और पूरा का पूरा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सबसे बड़ा सेक्शन, सबसे टेक्निकल सेक्शन सब कुछ 80C है। ठीक है, सब कुछ 80C। और मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकल लाइफ में भी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 80C है, क्योंकि ये कोई सेक्शन नहीं है बेटा ना जाने कितने पेज में तो डायरेक्ट में खत्म होता है। यहाँ तो आपको बस ये गिवन है 1-1.5 पेज में, और आपको सिर्फ रीड करना है, आपको ऐसा कुछ करना भी नहीं, और आपके लिए बहुत ईजी रहता है। बस जब ईजी रहेगा जब आप फर्स्ट क्लास में मेरे साथ पढ़ते टाइम फोकस कर लो एक बार। चलिए डिडक्शन में बेटा पहला पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं LIC वाला। बेटा ध्यान से सुनना, 80C में अगर कोई सबसे टेक्निकल पॉइंट है तो वो वही पॉइंट है जो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं, LIC, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। प्लीज फोकस करिएगा, LIC आपको पता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी, ऐसा होता है क्या? हाँ, अरे ठीक है ना, जो बोल दिया वही फाइनल है बस। चलिए LIC सब लोग समझना बेटा, सरकार आपसे बोल रही है अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब अगर आप लाइफ इंश्योरेंस करवाओगे तो आपको क्या पे करना होता है? प्रीमियम। प्लीज फोकस करिएगा, मत पढ़िएगा, अगर आप पढ़ोगे बेवकूफी कर लोगे आप, मत पढ़िएगा, मैं आपसे बोल रहा हूं बस इधर ध्यान देना, क्योंकि सब एक ही समझने वाला पॉइंट है बेटा, सिर्फ LIC। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो तो सरकार बोलती है हम आपको डिडक्शन देंगे सेक्शन नंबर 80C के अंदर। कौन से सेक्शन में देंगे? 80C। प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर सिर्फ इतनी सी बात होती ना तो इसमें कोई कुछ था ही नहीं, सिर्फ यहाँ पर एक लिमिट लगा दी सरकार ने। और देखिए लिमिट क्या है, लिमिट देखिएगा बेटा, मैंने आपको अभी बताई नहीं है, लिमिट देखिए, वही इसका कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। सरकार बोल रही है अगर पॉलिसी आपने लिए 1/4/2012 से पहले, कब लिए बेटा? बिफोर 1/4/2012, तो सरकार बोल रही है जो भी आपने प्रीमियम पे करा उसको कंपेयर कर लेना 20% ऑफ पॉलिसी से। फोकस करिएगा बेटा, ध्यान देना सब लोग, जो भी आपने प्रीमियम पे करा है उसको आप किससे कंपेयर कर लोगे? 20% ऑफ पॉलिसी अमाउंट। बेटा पॉलिसी अमाउंट मतलब आपको उसके बदले में मिलना कितने वाला है। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप 2 लाख का प्रीमियम पे कर रहे हो तो आपको 2 लाख मिलेंगे, हो सकता है 2 करोड़ मिले, 2 करोड़, तो इस 2 करोड़ की बात हो रही है, इस 2 करोड़ का 20%, समझ रहे हैं मेरी बात? जितना अश्योरेंस मिला है, जितना सम अश्योर्ड है उसका 20%। प्लीज फोकस करिएगा, सरकार आपसे बोल रही है अगर पॉलिसी आपने 1/4/2012 से पहले लिए तो जितना आपने प्रीमियम पे करा उसको आप कंपेयर करना 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू से, और विचएवर इज लोअर का हम आपको क्या दे देंगे बच्चे? डिडक्शन। मैं आपसे लॉजिक पूछूंगा बिना बताए और आप मुझे खुद से आंसर करेंगे, देखना, ठीक है? सरकार आपसे क्या बोल रही है बेटा? 1/4/2012 से पहले पॉलिसी अमाउंट को, प्रीमियम को आप अमाउंट कंपेयर करोगे 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू से, और क्या ले लोगे? विचएवर इज लोअर। सेकंड चीज बेटा, अगर 1/4/2012 से पहले नहीं लिया, उस 1/4/2012 या उसके बाद दिया,
तो भैया अगर 1/4/2012 ऑन और आफ्टर लिया है आपने तो ध्यान से सुनना, अगेन प्रीमियम पेड को आप कंपेयर करोगे लेकिन 20 नहीं, इस बार कितने से करोगे 10%। कोई मुझे बताएगा क्यों 20 से 10 हो गया? सर लॉ चेंज हो गया 1/4/2012 से। बेटा समझना बात को, जहां भी आप दो ट्रीटमेंट एक ही चीज के पढ़ लो ना, समझ जाओ लॉ चेंज हो गया। तो 1/4/2012 से पहले आपको सरकार ने रिलैक्सेशन ज्यादा देके रखा था कि भाई कितना था प्रीमियम पेड और 20% ऑफ सम अश्योर्ड व्हिचएवर इज लोअर। लेकिन 1/4/2012 या उसके बाद प्रीमियम पेड और 10% ऑफ पॉलिसी अमाउंट। किस किस को ये बात अभी तक क्लियर है? अभी मेरी तरफ से तो मतलब क्रिस्टल क्लियर तो होनी नहीं चाहिए, सिर्फ अभी तो आपको थोड़ा बहुत पॉइंट याद हो जाना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, तीसरी चीज, एक स्पेशल चीज बेटा इसके बारे में। चलो स्पेशल चीज बाद में बताऊंगा, पहले तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि यही वो पॉइंट है जिसको आपने समझ लिया और डिडक्शन हो गया अपना 80C का। क्योंकि बाकी तो आपको सिर्फ रीड करने हैं और वो रीड में आपको अच्छे से करवा दूंगा और अच्छे से आपको मैं करवा दूंगा, प्लीज फोकस करिएगा सभी लोग। सबसे पहला पॉइंट 80C के अंदर आपने पढ़ा एप्लीकेबिलिटी, बताइए किसके लिए एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल और HUF। फिर आपने पढ़ा मैक्सिमम डिडक्शन अंडर 80C 1.5 लाख। ठीक है बेटा, मैं आपको बता दूं, मतलब हद लेवल गधा होगा अगर कोई बच्चा 80C में 1.5 लाख से ज्यादा डिडक्शन ले आएगा। मतलब हर बच्चे को ही पता रहता है, आज तक मैंने ऐसा बच्चे ही नहीं देखा जिसको 1.5 लाख से ज्यादा डिडक्शन 80C में ले ले। तो मुझे उम्मीद है आप भी नहीं लोगे। ठीक है, मतलब समझिए मेरी बात को बेटा, 80C आपकी जिंदगी में इतनी बार आने वाला है ना कि आपको बिना पढ़े हमेशा बिना आप याद करोगे भी नहीं तो भी आपको इसकी चीजें याद हो जाएंगी। इतनी बार ही आपके सामने क्वेश्चंस में आने वाला है 80C। और बेटा ध्यान से सुनना, 80C में आपको पता है वो जानबूझ के कभी 2.5 लाख देगा, कभी 3 लाख देगा, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता होता है, किसी को बच्चे को कभी कंफ्यूजन नहीं होती कि मैक्सिमम कितना ही मिलेगा, 1.5 लाख। चलिए अब 80C में सरकार ने, मैं आपको बताऊं, सुनना मेरी बात ध्यान से, 80C में सरकार ने आपको कुछ काम करने को बोला है कि ये काम कर लो, हम आपको क्या देंगे, डिडक्शंस। लिस्ट ऑफ काम्स, बहुत सारे काम है, जिसमें से सिर्फ पहला काम मैंने अभी आपको डिस्कस किया और पहला ही काम आज मैं डिस्कस करूंगा। इसके बाद क्लास को कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि यही एक थोड़ा सा टेक्निकल वाला पार्ट है और वो है LIC वाला। LIC के केस में सरकार ने आपसे क्या बोला कि अगर आपने LIC ली है तो आप मुझे बताइए LIC लेने के बदले आप क्या पे कर रहे होगे, प्रीमियम। तो सरकार आपसे बोल रही है जो भी प्रीमियम आप पे कर रहे हो इसको कंपेयर करिए 20% से या फिर 10% से, एंड इट डिपेंड अपॉन ईयर। अगर बेटा 2012 से पहले तो प्रीमियम को कंपेयर करोगे 20% से, 2012 के बाद है तो प्रीमियम और 10% व्हिचएवर इज लोअर। ये बात सबको क्लियर है क्या? अच्छा ध्यान से सुनना, आपको मैं बताऊं बेटा, सरकार यहां पर आपको चूना लगा रही है और वो चूना पता है क्या लगा रही है, कायदे से बेटा सरकार आपको 80C के अंदर, पता है 80C के अंदर सरकार आपको इन्वेस्टमेंट की हैबिट डलवाना चाहती है कि आप इन्वेस्टमेंट करिए। तो आप मुझे बताइए सरकार के कहने पे आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, प्रीमियम जितना आपने पे करा वो आपका इन्वेस्टमेंट है। तो बेटा आइडियली अगर आपने प्रीमियम 50 लाख पे करा है तो आपको कितने का, चलो 50 लाख बड़ा फिगर नहीं लेते, प्रीमियम आपने बेटा 50,000 पे करा तो आपको कितने का डिडक्शन मिल जाना चाहिए था, 50,000। लेकिन सरकार चालाकी कर रही है आपके साथ, बोल रही है वैसे तो 50 का लेना, लेकिन यार अगर 20% अगर 40,000 ही आ रहा है तो हम ज्यादा से ज्यादा कितना देंगे, 40,000। बेटा आपके इन्वेस्टमेंट को सरकार कम कर रही है। आइडियली सरकार को 80C के अंदर जिस तरीके से 80C चलता है बेटा, आपको 50,000 जो आपने खर्चा करा है उतना आपको डिडक्शन मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर सरकार आपके साथ तेज चल रही है और सरकार ने क्या बोला, हम सिर्फ 50,000 को नहीं देखेंगे, हम पॉलिसी के 20% परसेंटेज को भी देखेंगे, मतलब वैल्यू का 20%। और आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितना देंगे, 40,000। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर बेटा पॉलिसी का ये 20% 80,000 आता तो कितना मिलता, 50। और बेटा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर ऐसा कुछ नहीं होता, ये लिमिट वगैरह नहीं होती, तो सरकार सीधा सीधा आपसे बोल सकती थी कि आप प्रीमियम पेड का डिडक्शन ले लेना। 80C में सभी जगह ऐसा बोला है, सिर्फ इस पॉइंट को छोड़कर। क्लियर है आपको ये चीज? अच्छा इसके बाद बेटा सरकार को और थोड़ी चालाकी करना थी, तो 1/4/2012 को लॉ चेंज किया गया और उस 20% को भी कम करके कितना कर दिया गया है, 10%। ये बात आपको क्लियर है? अच्छा एक स्पेशल पॉइंट जिसके बाद मैं इस क्लास को कंप्लीट कर रहा हूं और कल मैं इस क्लास को स्टार्ट करूंगा, और आप ये मान के चलना कि डिडक्शन कल ही स्टार्ट होगा। आज मैं सिर्फ आपका बेस बना रहा था थोड़ा बहुत डिडक्शन के लिए। चलिए अब प्लीज फोकस करिएगा बेटा, ध्यान से सुनना। अगर पॉलिसी आपने 1/4/12 से पहले ली तो कुछ अलग ट्रीटमेंट है, 12 के बाद लिए तो कुछ अलग ट्रीटमेंट है। ध्यान से सुनना, अगर आपने पॉलिसी 1/4/2013 के बाद ली, कब ली बेटा, 1/4/2013। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 12, आई एम टॉकिंग अबाउट 1/4/2013। मेरे वर्ड्स बिल्कुल क्लियर है, ठीक है? 1/4/2013 के बाद लिए, ध्यान से सुनिएगा, लिख के भी बता देता हूं, नहीं तो बाद में बोलो सर पलट गए आप। 1/4/2013 बेटा आपने पॉलिसी 1/4/2013 के बाद ली, और किसके लिए लिए मैं आपको बताऊं, आपने लिए डिसेबल्ड पर्सन के लिए। उसको एक अलग से रिलैक्सेशन है 1/4/2000। आप मुझे बताइए ना, अगर नॉर्मल पर्सन होता तो 1/4/2013 वाले को आप कितना बेनिफिट देने वाले थे, पॉलिसी और 10% व्हिचएवर इज लोअर। लेकिन बेटा 1/4/2013 को अगेन लॉ में चेंज हुआ और बोला कि अगर आप डिसेबल्ड पर्सन हो तो 10 नहीं 15%।
कितना परसेंट? सिर्फ किसके लिए? डिसेबल्ड। सबके लिए 10। सबके लिए कितना है बेटा? 10। सिर्फ डिसेबल्ड के लिए कितना? 15%। एटीसी कंपाइल करवाना चाहता हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। एटीसी कंपाइल करवाना चाहता हूं। अभी तक मतलब कंपाइल क्या बेटा? एटीसी की एक लाइन पढ़ी है, ये मान लो आप। अभी तो जो पढ़ा है बस वो कंपाइल करवाना चाह रहा हूं। एटीसी, ये बेनिफिट किसको मिलेगा? सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ। मैक्सिमम कितना मिलेगा? 1.5 लाख। सरकार एटीसी में आपसे बोलेगी कुछ खर्चे करो हमारे अकॉर्डिंग, मतलब सरकार बोलेगी कि यहां खर्चा करो और हमसे क्या ले लो? डिडक्शन। पहली चीज सरकार ने आपको ऑफर दिया कि आप एलआईसी करवा लो, है ना। आपको सरकार ने क्या बोला? एलआईसी करवा लो। और बेटा एलआईसी के केस में सरकार ने आपको कुछ लिमिट के अकॉर्डिंग बेनिफिट दिया, और सरकार ने बोला अगर पॉलिसी 1/4/2012 से पहले है तो प्रीमियम और 20% विच एवर इज लोअर। अगर पॉलिसी 1/4/2012 ऑन और आफ्टर है तो प्रीमियम और 10% विच एवर इज लोअर। अगर पॉलिसी 1/4/2013 के बाद है डिसेबल्ड पर्सन के लिए तो प्रीमियम और 15% विच एवर इज लोअर। क्लियर है आपको चीज? मतलब बेटा सिर्फ एलआईसी टेक्निकल पॉइंट है और कुछ ऐसा टेक्निकल नहीं है। सिर्फ एलआईसी में आपको 3% ध्यान रखना पड़ेंगे, 20%, 10% और 15%। कल मैं आके आपसे पूछूंगा ये चीजें, ठीक है बेटा। इसके बाद अब मैं आपको बहुत सारी जगह बताऊंगा, और कोई भी रटने मत बैठ जाना। आप डिडक्शंस वाले टॉपिक को रट नहीं पाओगे, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। डिडक्शन एक इजी टॉपिक है, इजी है, वेग है, लेकिन आप इसको रटने मत बैठ जाना, क्योंकि उसकी इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं है कि उसको आपको रटा जाए, ठीक है। आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए। मतलब जो मैं आपको चीजें बताऊंगा पर्टिकुलरली इन एटीसी, और जो इंपॉर्टेंट मैं आपको सेक्शन बताऊं वो सेक्शन आपको बहुत अच्छे से हर एंगल से क्लियर होना चाहिए। चलिए, ये वाला सेक्शन तो ऐसा है बेटा सिर्फ रीड करने का। अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। प्लीज फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, मतलब सरकार ने आपको एक फंड दे दिया पब्लिक प्रोविडेंट फंड, बोला कि इसमें जमा कर दो, क्या दे देंगे? डिडक्शन, ठीक है। आपको मैं बता दूं बेटा, यहाँ पर जितनी भी चीजें आने वाली है ना, सब चीज अच्छी होने वाली है। कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी कि कोई भी खराब जगह पे पैसा डलवा दिया और आपसे बोला कि यार डिडक्शन देंगे, नहीं। जैसे पहली चीज में बोला कि आप क्या करवा लो? एलआईसी, हम क्या देंगे? डिडक्शन। सेकंड आपको ऑप्शन दे दिया कि एक काम करो, एलआईसी नहीं तो आप पीपीएफ में जमा कर दो, हम आपको क्या दे देंगे? डिडक्शन। पीपीएफ स्टैंड फॉर पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसके बाद देखिए आप क्या लिखा है? एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड या फिर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। बेटा जिन बच्चों ने पीजीबीपी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा उनको पता होगा कुछ अच्छे फंड होते थे, कुछ बुरे फंड होते थे। अगर आप पैसा जमा कर रहे हो अच्छे फंड में तो आपको डिडक्शन मिलता है एटीसी के अंदर। मेरा आपसे क्वेश्चन है प्लीज, अच्छा वो क्वेश्चन मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा, पहले मैं आपको एटीसी कंप्लीट करूंगा, वो मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा, आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग आप मुझे बताइएगा। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? या तो एलआईसी करवा लो, या फिर पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कर दो, या फिर क्या कर लो यार? हाँ जल्दी से बताइए मुझे, प्लीज फोकस करिए सभी बच्चे। अच्छे फंड का पीडीपीपी में डिडक्शन मिलता था, सेक्शन नंबर 36। अच्छे फंड का, अगर अच्छे फंड में ही बेटा आपको डिडक्शन कहां भी मिलेगा? सेक्शन नंबर 80C। अच्छा इसके बाद देखिए अमाउंट इन्वेस्टेड इन एनएससी। एनएससी स्टैंड फॉर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। बेटा मैं आपको बता दूं, सरकार आपसे ना इन्वेस्टमेंट करवा रही है कि इन जगहों पे पैसा लगाओ, ये कुछ अच्छी जगह है। तो क्या बोलेगी बेटा? अमाउंट इन्वेस्टेड इन एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। प्लीज ध्यान दीजिएगा बेटा, एनएससी के अंदर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो आपको कितना डिडक्शन मिलेगा? 1 लाख रुपए। सभी जगह जितना आप पैसा डालोगे उतना डिडक्शन मिलेगा, सिर्फ एलआईसी स्पेशल था जहां पर लिमिट थी। तो प्लीज फोकस करिएगा, अगर एनएससी के अंदर आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा? 1 लाख। अच्छा बेटा ये जो एनएससी है ना, इस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो मान लीजिए पहले साल आपको 10,000 का इंटरेस्ट मिला। बच्चे ध्यान से सुनना, ये जो 10,000 है ना, ये री इन्वेस्ट हो जाता है और आपका डिडक्शन बढ़ के पता है कितना हो जाता है? 1,10,000। समझी मेरी बात? मतलब जितना प्रिंसिपल अमाउंट आप एनएससी के अंदर डालोगे उसका तो मिलेगा ही मिलेगा, उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा उसका भी डिडक्शन आपको उसी सेक्शन में 80C में मिल जाएगा। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? यस और नो? प्लीज फोकस करिएगा बेटा, बहुत शानदार, बहुत अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल लाइफ के पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है 80C। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अच्छा आपके घर में भी अगर किसी की जॉब वगैरह है ना, तो वो भी आपसे पूछेगा कि क्या कर दूं तो टैक्स बच जाएगा। बेटा ये टैक्स के जो अभी सेक्शंस पढ़ोगे ना, यही करने से बस टैक्स बचता है लॉफुली। एक आप पढ़ चुके हो, सेक्शन 54 पढ़ चुके हो, अब आप यहाँ पर पढ़ रहे हो बेटा लीगली, तो यही करने से बचता है। अब इलीगली तो कुछ भी करने से बच सकता है। अब प्लीज ध्यान दीजिएगा सब लोग, आपको पता है, ध्यान से सुनना बेटा, आप हाउस प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो, प्लीज चीजों को लिंक करते चलना, फोकस करना बेटा ध्यान से सब लोग। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि 80C का, जो कि एग्जाम में आपसे बार-बार पूछा जाएगा और सबसे सिंपल भी है, मतलब ऐसे कोई दिक्कत आपको होगी नहीं अगर आप 80C की क्लास अच्छे से कर लोगे ना, और इसको सिर्फ रीड करना है इसको। इसके बाद बेटा ध्यान से सुनना, अगर आप घर खरीदने के लिए लोन लेते हो, मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं, बस मुझे आप लोग बताइएगा, आप घर खरीदने के लिए लोन ले रहे हो, आप एक चीज बताइए,
जब आप लोन लेते हो तो आप इंटरेस्ट पे करते हो। लोन आपने लिया है हाउस प्रॉपर्टी के लिए, उसके बदले में आप क्या पे करते हो बच्चे? इंटरेस्ट। एग्री करते हैं इस बात से? यस और नो? अच्छा आप मुझे बताइए इस इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है क्या? सर अगर वो प्रॉपर्टी हमारी बिजनेस में यूज हो रही है तो उस इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता है पीजीबीपी के अंदर। अरे अगर बिजनेस में यूज हो रही है तो पीजीबीपी, और भैया बिजनेस में यूज नहीं हो रही तो हमें हाउस प्रॉपर्टी के अंदर भी इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता है। लेट आउट में अनलिमिटेड, सेल्फ ऑक्युपाइड में मैक्सिमम 2 लाख। समझ रहे हैं मेरी बात? याद होगा आपको, अंशु सर ने आपको बताया होगा लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में आपको अनलिमिटेड इंटरेस्ट का क्या मिल जाएगा? डिडक्शन। अरे यस और नो? और अगर लेट आउट नहीं होगी, सेल्फ ऑक्युपाइड होगी तो भी सरकार आपको बेनिफिट देती है, बोलती है 2 लाख रुपए तक हम क्या देंगे आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन। यस और नो? बच्चे प्लीज ध्यान दीजिएगा। देखिए आप घर खरीदना कितना इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू सरकार। अगर आपने ये घर खरीदा, इसको आप बिजनेस में यूज कर रहे हो तो इस घर का इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको कहां पर मिल जाता है बच्चे? पीजीबीपी। यस और नो? अच्छा इसी घर के ऊपर आपने 5 करोड़ का घर खरीदा तो इसी घर पे आपको डेप्रिसिएशन भी मिल जाता है कहां पर? पीजीबीपी। याद है आपको? समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा अगर आपने घर बिजनेस के लिए नहीं खरीदा, आपने पर्सनल पर्पस के लिए खरीद लिया, आपने सिर्फ अपने पास रखने के लिए खरीद लिया, एज इन्वेस्टमेंट खरीद लिया, समझना मेरी बात, तो आपको पता है अगर आपने उसको घर को किराए पे दिया तो जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया है उसका आपको डिडक्शन मिल जाता है व्हाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ सच लेट आउट प्रॉपर्टी। उस लेट आउट प्रॉपर्टी का जब आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हो तो आपको इंटरेस्ट का क्या मिल जाता है? डिडक्शन। अरे यस और नो? अच्छा अगर आपने लेट आउट भी नहीं करा, आप खुद यूज कर रहे हो घर को रहने के लिए, ओन रेसिडेंस, और या फिर खाली पड़ा हुआ है तो भी आपको डिडक्शन मिल जाता है। सरकार आपको बेवजह यहाँ पर बेनिफिट दे रही है। सरकार बोल रही है सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के केस में हम आपको 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे देंगे। 2 लाख रुपए के इंटरेस्ट का आपको क्या दे देंगे बेटा? डिडक्शन। क्या आपने पढ़ा है ये चीज? किस किस को ये चीज पता है 2 लाख रुपए के इंटरेस्ट के डिडक्शन की इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी? पता है आपको ये बात? तो बेटा ध्यान से सुनना, आपने घर खरीदा, आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन या तो पीजीबीपी में मिल गया या फिर कहां पर मिल चुका है? हाउस प्रॉपर्टी। सरकार बोल रही है उस घर खरीदने पे जो आपने लोन लिया ना, उस लोन का आपने प्रिंसिपल रीपेमेंट जो किया है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये जो लोन लिया ना इसकी ईएमआई मैं आपको बता देता हूं। ये जो लोन आपने लिया है इसकी ईएमआई है मान लीजिए 50,000, जिसमें से बेटा प्रिंसिपल है 40,000 और इंटरेस्ट है 10,000। तो 80C के अंदर सरकार बेटा ये 10,000 का डिडक्शन तो ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं ले चुके हो। ऑलरेडी आप या तो हाउस प्रॉपर्टी या फिर सैलरी, मैं आपको बता दूं बेटा कभी कभी आईएफओएस के अंदर भी जा सकता है, उसको मत ध्यान दीजिएगा। अभी मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, इस इंटरेस्ट का डिडक्शन आप कहीं ना कहीं इस ले चुके हो। सरकार बोल रही है जो प्रिंसिपल आप 40,000 का रीपेमेंट कर रहे हैं ना लोन का, उसका भी डिडक्शन देंगे 80C के अंदर। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखिए क्या लिखा है, प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। अगर आपने घर खरीदने के लिए लोन लिया बेटा, सबसे बेहतरीन टैक्स प्लानिंग होती है घर का खरीदना। अगर आपने लोन लेके घर खरीदा है तो आपको इंटरेस्ट का भी डिडक्शन मिल जाता है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, और बेटा आपको प्रिंसिपल का भी डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 80C। और बेटा आपको एक चीज बताइए ना, 80C में आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 1.5 लाख, और आपको वहां पर हाउस प्रॉपर्टी का कितना मिल जाएगा? 2 लाख। मतलब आपको पता है एक घर खरीदने से आपको पर ईयर 3.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिल सकता है। और बेटा 3.5 लाख रुपए कम नहीं होते। अगर किसी पर्सन की इनकम 10 लाख से ज्यादा है, मतलब 3.5 लाख रुपए पे 30% बचाना उसके, मतलब 1 लाख रुपए की सेविंग। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? यस और नो? बेटा ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस पर्टिकुलरली आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो आप एक बार मेरे साथ क्लास अटेंड करेंगे तो आपका काम वैसे भी हो जाएगा। इस टॉपिक के मतलब इस टॉपिक को आपको भूलना नहीं है आगे भी, ये आपके टॉपिक बहुत काम आने वाला है, डिडक्शन। समझ रहे हैं मेरी बात? कल को बेटा आप सीए इन प्रैक्टिस नहीं बने तो आप पता है इनकम टैक्स से भी दूर हो जाओगे, जीएसटी से भी दूर हो जाओगे। लेकिन बेटा उस केस में भी आपको खुद की टैक्स प्लानिंग तो करनी होगी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो भी आपको इन सेक्शन को तो ट्रैक पे रखना ही पड़ेगा कि कहां पर क्या बेनिफिट मिल सकता है, ताकि मैं अपना खुद का टैक्स कम कर पाऊं। समझ रहे हैं? यस और नो? चलिए तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, अभी तक मैंने आपको जितने भी पॉइंट पढ़ाए रटने की कोशिश मत करिएगा, रटने वाला 80C के अंदर कुछ नहीं है। तो मैंने आपको अभी तक जितने भी पॉइंट पढ़ाए, अभी तक का बेटा सिर्फ एक ही कंसेप्ट आ रहा है, मैं आपको बताऊं। अगर कुछ अच्छी जगह पे, जो कि एक लिस्ट है, वो भी आपको सिर्फ रीड करनी है। अगर कुछ अच्छी जगह पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सरकार 80C के अंदर बोलती है हम आपको क्या दे देंगे? डिडक्शन। मैक्सिमम कितना दे देंगे? 1.5 लाख। और सिर्फ किसको देंगे? इंडिविजुअल और एचयूएफ। जिसमें पहली चीज आपने पढ़ी, सरकार ने आपको ऑप्शन दिया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पॉलिसी और 20%, पॉलिसी और 10%, पॉलिसी और 15% इन 3 डिफरेंट केसेस। यस और नो? 12 से पहले तो कुछ और, 12 के बाद है तो कुछ और, 13 के बाद डिसेबल्ड के लिए है तो कुछ और। यस और नो? या फिर बेटा आप क्या कहां पर पैसा इन्वेस्ट कर दो? पब्लिक प्रोविडेंट फंड, या फिर आप पैसा इन्वेस्ट कर दो एनएससी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों। यस और नो? या फिर आप बेटा अपना आपने जो घर खरीदा है ना, उसका प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट कर दो।
अच्छा, व्हाट इज प्रिंसिपल अमाउंट? कोई बच्चा क्लास में हाथ उठ के बताएगा मुझे? सर जब हम ईएमआई पे करते हैं ना, उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट इज प्रिंसिपल अमाउंट, सेकंड इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलेगा हाउस प्रॉपर्टी या फिर पीडीबीपी। प्रिंसिपल का डिडक्शन आपको मिलेगा या तो पीडीबीपी, बेटा पीडीबीपी में भी मिलता है डेप्रिसिएशन के फॉर्म में, घर खरीदे में डेप्रिसिएशन मिलता है पीडीबीपी के अंदर, यस और नो? और बेटा 80C के अंदर आपको क्या मिल जाएगा? अगर आपने लोन लेके खरीदा है तो जो लोन का आप रीपेमेंट कर रहे हैं प्रिंसिपल वाले पोर्शन का, उसका आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन। अब कोई बच्चा मुझसे पूछेगा कि सर पता कैसे चलेगा कितना प्रिंसिपल है कितना इंटरेस्ट है? तो बेटा मैं आपको बता दूं, साल खत्म होने के बाद बैंक आपको स्टेटमेंट देता है इस चीज का, क्योंकि बैंक को भी पता है कि इसका बेनिफिट मिलता है। वो आपको स्टेटमेंट देता है कि यार जितना आपने साल भर रीपे किया है इसमें से इतना प्रिंसिपल था और इतना इंटरेस्ट था। तो इंटरेस्ट अपन कहां ले जाते हैं? हाउस प्रॉपर्टी, और प्रिंसिपल अपन कहां पर ले जाते हैं बेटा? 80C। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। मैं आपको बता दूं 80C के अंदर मैं आपको कम से कम 15-16 चीजें पढ़ाऊंगा, सिंपल सिंपल ऐसी बिल्कुल रीड करनी है बस। लेकिन उसमें बेटा 2-3-4 चीजें बहुत खास होती है जो एग्जामिनर की फेवरेट होती है। वन ऑफ देम इज एक LIC बेटा इंपॉर्टेंट है, और LIC थोड़ी सी टेक्निकल भी, मतलब याद रखने वाली है। इसके अलावा ये प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आप इसको मार्क भी करते चलिएगा, जो मैं आपको बताते चलूं। पढ़ना पूरा है आपको, लेकिन फोकस आपका इस पे बहुत अच्छे से होना चाहिए। चलो एक काम करिए, क्लास में से एक बच्चा कोई भी खड़ा हो जाए, बस मैं पूछूंगा उससे जो भी मुझे पूछना होगा। एक कोई भी बच्चा खड़ा हो जाए। और साहब बेटा घर खरीदने में कहां कहां बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपको? अपन तो एक काम करते हैं ना, अपन तो हेड्स के हिसाब से बात करते हैं। सबसे पहली सैलरी इनकम में सैलरी छोड़ो, अपन बात करते हैं बेटा हाउस प्रॉपर्टी। सर हाउस प्रॉपर्टी में लेट आउट है या फिर एसओपी? अगर लेट आउट है तो अनलिमिटेड क्या मिल जाता है आपको? इंटरेस्ट का डिडक्शन। ऐसे ही है ना सर? अगर एसओपी है तो अनलिमिटेड नहीं मिलता है सर, लेकिन 2 लाख रुपए का क्या मिल जाता है? इंटरेस्ट का डिडक्शन। और शायद अंशुल सर ने आपको 2 लाख की जगह एक केस और बताया होगा जहां पर 30,000 है, लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा 99% केस में 2 लाख होता है। तो अगर तुक्का लगाना पड़े तो 2 लाख। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए अच्छा, इसके अलावा और कहां बेनिफिट मिल सकता है इस घर का? सर अगर हम पीजीबीपी की बात करेंगे तो सर पीजीबीपी में इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाएगा पहले तो, है ना, सब्जेक्ट टू 43B। अगर वो 5 लोगों से लिया होगा तो आपको वो जब ही मिलेगा जब आपने उसको ओनर बिफोर फाइलिंग रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट आपने इसको क्या कर दिया होगा? पे। अच्छा, इस इंटरेस्ट के अलावा क्या आपको डेप्रिसिएशन भी मिल जाएगा प्रिंसिपल घर की वैल्यू पे? अरे यस और नो? अगर घर आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, अगर मान लीजिए ये घर एपीटी का है ना, ये बिल्डिंग एपीटी की और एपीटी इसको बिजनेस के लिए यूज कर रही है, अगर कर रही है तो बेटा इंटरेस्ट का भी मिल जाएगा और किसका भी मिल जाएगा? डेप्रिसिएशन का भी। ये बात क्लियर है आपको? अच्छा, इसके बाद अपन बात करेंगे बेटा हेड्स को अगर छोड़ दें, इसके बाद आप कहां जाओगे? सेक्शन नंबर 80C। और 80C में किसका बेनिफिट आपको मिलेगा? सर जब हम लोन का रीपेमेंट करेंगे, सर जब हम लोन का रीपेमेंट करेंगे तो जो भी रीपेमेंट करेंगे उसके 2 एलिमेंट होंगे, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। इंटरेस्ट का नहीं मिलेगा, ऑलरेडी मिल चुका है यहाँ पर इन जगहों पर, लेकिन किसका मिल जाएगा? प्रिंसिपल का 80C के अंदर। क्या आपको ये चीज क्लियर है? चलिए एक और बेनिफिट मैं आपको घर से रिलेटेड बताता हूँ बेटा। जब आप घर खरीदते हो ना, मान लीजिए अगर आपका घर 1 करोड़ का है तो आपको पता है बैठ जाइए साहब, मान लीजिए आपका घर 1 करोड़ का है बेटा, एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर 12% स्टैंप ड्यूटी लगती है। अगर आप 1 करोड़ का घर खरीद रहे हैं तो आपको 1 करोड़ पे 12% का टैक्स लग जाता है, 12 लाख रुपए। समझ रहे हैं मेरी बात? बेटा वो जो टैक्स आप पे करते हो ना, उसका नाम है स्टैंप ड्यूटी। वो जो स्टैंप ड्यूटी आप पे करते हो उसका भी डिडक्शन आपको मिल जाता है सेक्शन नंबर 80C के अंदर। पढ़ोगे अभी आप आगे, ठीक है, अभी आप आगे पढ़ोगे। चलो मैं दिखाई देता हूँ वाला पॉइंट। 14 पॉइंट में देखिए क्या लिखा है? स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अगर घर खरीदते टाइम आप स्टैंप ड्यूटी वगैरह या फिर एक्विजिशन चार्जेस इनकर कर रहे हो, उसका भी आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन। अच्छा एक चीज बताइए ईमानदारी से, मैंने घर खरीद लिया 25 करोड़ का और उसकी एक इंस्टॉलमेंट है 10 लाख। साल भर में मैंने टोटल रीपेमेंट करा है 1.2 करोड़ रुपीस, जिसमें से इंटरेस्ट है 90 लाख। ये 90 लाख इंटरेस्ट है बेटा, मतलब प्रिंसिपल कितना होगा? 1 करोड़ 20 लाख में से 90 लाख इंटरेस्ट है, मतलब प्रिंसिपल कितना है? 30। पूरे 30 लाख का मिलेगा या 80C के अकॉर्डिंग, उसकी औकात के अकॉर्डिंग 1.5 लाख का ही मिलेगा? कितने का मिलेगा? 1.5 लाख। चलिए अब एक बार मैं सिर्फ आपको रीड करवा रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा सब लोग। अगर आप एफडी करवाते हो, कल मैंने आपको एग्जांपल में ही बताया था कि 5 साल से ज्यादा वाली एफडी अगर आप करवाते हो तो आपको डिडक्शन मिलता है 80C के अंदर। तो देखिए क्या लिखा है? एफडी इन शेड्यूल्ड बैंक पोस्ट ऑफिस फॉर 5 ईयर और मोर। बेटा उस एफडी का नाम ही होता है टैक्स सेविंग एफडी।
मतलब आप बैंक में जाके बोल देते हो टैक्स सेविंग एफडी कर दो, टैक्स सेविंग मतलब उस एफडी की वजह से आपका टैक्स बचेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अगर आप टैक्स सेविंग एफडी करवाते हो वो 5 साल से ज्यादा वाली होती है तो आपको क्या मिल जाता है बेटा 80C का डिडक्शन। इसके अलावा अगर आप ट्यूशन फी पे करते हो फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, ट्यूशन फी मतलब बेटा कोचिंग फी की बात नहीं हो रही है, स्कूल की जो फीस होती है ना, स्कूल का जो ट्यूशन वाला एलिमेंट होता है, अगर आप वो पे करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा उसका भी 80C के अंदर डिडक्शन। समझिए बात को बेटा, सरकार आपको इंकरेज कर रही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पढ़वाने के लिए, एसेट्रा एसेट्रा। अगर आप ट्यूशन फी पे करते हो तो अगेन आपको क्या मिल जाएगा बेटा डिडक्शन। अच्छा देखिए ट्यूशन फी के केस में क्या लिखा है, मैक्सिमम कितने चाइल्ड फॉर फुल टाइम एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, अगर आप इंडिया के बाहर पढ़ा रहे हो तो फिर डिडक्शन मत क्लेम करना, इंडिया के अंदर पढ़ा रहे हो तो जितना आप ट्यूशन फी पे कर रहे हो उसका आपको क्या मिल जाएगा डिडक्शन। आपके मम्मी पापा का अगर टैक्स आता हो तो बेटा इन सेक्शन से आप उनका टैक्स बचा सकते हैं, मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। और अगर आप बचाएंगे तो आप अपनी इज्जत क्रिएट करेंगे घर में। ठीक है, अगर आप ट्यूशन फी पे करते हो तो बेटा इसका आपको क्या मिल सकता है डिडक्शन, 2 बच्चों का लेकिन मैक्सिमम। क्या ये बात आपको क्लियर है? चलिए इसके बाद एक काम करते हैं, इसके बाद सुकन्या समृद्धि स्कीम। बेटा जो मैं आपको मार्क करवा रहा हूं ना, क्योंकि मैं आपको इजी वाले पॉइंट ही अभी रीड करवा रहा हूं। ठीक है, कोई आपको याद तो करना ही नहीं, कोई याद करने मत बैठ जाना, सिर्फ आपको रीडिंग ही करनी है, 2 4 5 बार जितनी बार करो। सुकन्या समृद्धि स्कीम, पता है आपको ये स्कीम क्या है? ये बेटा लड़कियों को सपोर्ट करने के लिए एक स्कीम है उनकी शादी में, है ना, सुकन्या समृद्धि स्कीम। प्लीज ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर आप इस स्कीम में पैसा डालते तो इसका भी आपको क्या मिल जाएगा 80C के अंदर डिडक्शन। मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए यार मेरी बेटी है, अगर मैं उसके लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम में पैसा जमा करता हूं तो उसका मुझे क्या मिल जाएगा बच्चे डिडक्शन। क्या आपको ये बात क्लियर है? अच्छा मैं एक चीज बता दूं बेटा, हो सकता है ये जो पैसा जमा करने वाली है वो खुद लड़की हो तो वो खुद के लिए भी कर सकती है, तो भी उसको क्या मिल जाएगा डिडक्शन। मतलब सुकन्या समृद्धि स्कीम में अगर आप पैसा डालोगे आपको अगेन उसका क्या मिलने वाला है बेटा डिडक्शन। चलिए एक काम करिए, अभी तक जितना पढ़ाया उसको अपन एक बार सिर्फ रिवाइज करते हैं, फिर अपन उसको खत्म करेंगे, मतलब उसके बाद अपन नेक्स्ट वाली क्लास में ही कंटिन्यू करेंगे। अभी एक चीज बताइए जल्दी से सब लोग, 80C के अंदर प्लीज ध्यान दीजिएगा, 80C के अंदर बेटा 80C की एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है, इंडिविजुअल और एचयूआई। मैक्सिमम लिमिट कितनी है 1.5 लाख, 1.5 लाख की लिमिट है। अच्छा मैं आपके सामने कुछ पॉइंट बताऊंगा, आप मुझे बताना डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। बेटा आपने आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग के ऊपर पैसा लगा दिया, मिलेगा नहीं मिलेगा। अच्छा आपने घर खरीद लिया, उसका रीपेमेंट करा लोन का, प्रिंसिपल वाले अमाउंट का डिडक्शन मिल जाएगा। अच्छा घर खरीदा आपने, स्टैंप ड्यूटी पे करी, उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। घर खरीदने से रिलेटेड जो खर्चे हुए उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा 80C। अच्छा आपने अपने बच्चों को पढ़ाई करवाई है, दो बच्चों तक का आपको डिडक्शन। ट्यूशन फी का बेटा ध्यान से सुनना, अगर किसी बच्चे की फीस 1 लाख रुपए है तो 1 लाख में से मैं आपको बता दूं मुश्किल से ट्यूशन फी 25,000 होती है। एक छोटा सा एलिमेंट होता है ट्यूशन फी। डिडक्शन सिर्फ कौन सी फीस का मिलेगा आपको, ट्यूशन फी का, पूरी एजुकेशन फी का नहीं मिलेगा आपको। समझ रहे हैं मेरी बात? वो ना जाने क्या क्या नाम से क्या क्या अमाउंट हमसे चार्ज करते हैं, सिर्फ ट्यूशन फी का आपको क्या मिलने वाला है डिडक्शन। एफडी कितने साल वाली करवानी है? 5 साल। एफडी 5 साल वाली, ये सुनो, सुकन्या समृद्धि स्कीम। और क्या है आप मुझे बता दीजिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनएससी जी, अच्छे फंड्स। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बारीक पॉइंट एलआईसी। क्लियर है कोई चीज? चलिए सब लोग फोकस करेंगे अच्छे से बेटा, समझना बात को। अभी कुछ अपन पढ़ेंगे, थोड़ी सी टेक्निकल चीज है। 80C भी अपन खत्म करने वाले हैं, 80C में कुछ है नहीं, ऐसे रीड करेंगे 2-3 बार, इसको 2-3 बार रीडिंग करेंगे। इसके बाद अपन जो सेक्शन देखेंगे थोड़ा सा आपको फोकस अच्छा रखना पड़ेगा, वरना आपको समझ नहीं आएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको आज समझ नहीं आया या कल समझ नहीं आया तो आपको कभी समझ नहीं आएगा। ठीक है, टेक्निकल पार्ट है, आपको संभालना पड़ेगा। संभालने का मतलब है आपका फोकस 100% होना चाहिए, तो ही आपको समझ आएगा। नहीं आएगा, अगर पहली बार में नहीं आया तो बेटा कभी नहीं आएगा, इस चीज की गारंटी मिले रहा हूं आपसे। मैं भी नहीं समझा पाऊंगा उसको फिर, और आप रिपीट करके इसको देख भी नहीं पाओगे कि आप क्लास रिपीट कर लो, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए प्लीज अपना ध्यान अच्छे से रखिएगा, सब लोग ध्यान अच्छे से रखिएगा, मतलब ध्यान को कंट्रोल रखिएगा। चलिए अब सब लोग प्लीज फोकस करिए। सबसे पहले तो अपन 80C को खत्म करेंगे। 80C में कुछ है नहीं बेटा, सिर्फ अपन को लिस्ट को एक बार लिस्ट आउट करना है, 2-3 बार रीड करना है, बस। बाकी कुछ अपन को याद तो वैसे भी नहीं करना है इसको। तो बहुत सारी चीजें अपन पढ़ चुके थे, अभी मैं उसको वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रिपीट अपन करेंगे इकट्ठा फिर। देखिए और कुछ जगह लिखी, जैसे डिपॉजिटेड नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ नाबार्ड। आपको पता है नाबार्ड मतलब, नाबार्ड का फुल फॉर्म पता है कि आपको? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बेटा ये कुछ अच्छे काम करती है। समझना मेरी बात को, ये एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करती है। मैं आपको एक चीज बता दूं,
तो देखिए क्या लिखा है, डिपॉजिटेड नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ नाबार्ड। बेटा ये जो नाबार्ड है ना, इनको पैसे अरेंज करने के लिए बॉन्ड्स वगैरह इशू करने पड़ते होंगे, और उन बॉन्ड्स को सरकार ने किस इन्वेस्टमेंट के अंदर डाल के रखा है, अच्छे इन्वेस्टमेंट के अंदर, जो कि 80C के अंदर आपको करने हैं। तो सब लोग फोकस करिएगा यार, क्या लिखा है, डिपॉजिटेड नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ नाबार्ड। सब लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा, आपको बिल्कुल भी इस चीज को लर्न नहीं करना है, सब चीज यहाँ ऐसी ही है कि आप देखते से ही समझ जाओगे कि 80C के अंदर इसका डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छी ही चीजें यहाँ लिखी है, कोई एंशन चीज आपको यहाँ दिखेगी नहीं। इसके बाद लिखा है डिपॉजिट इन सीनियर सिटीजन डिपॉजिट स्कीम। अच्छा, सीनियर सिटीजन को क्या बहुत सारे रिलैक्सेशंस मिलते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे कि स्लैब रेट में भी मिलता है 2.5 की जगह 3 लाख और 5 लाख। वैसे ही बेटा सीनियर सिटीजन के लिए एक स्कीम होती है बैंक में, है ना, जैसे एफडी होती है ना, फिक्स डिपॉजिट, उस टाइप की एक सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम होती है। अगर आप उस स्कीम के अंदर पैसा जमा करते हैं तो भी आपको क्या मिलने वाला है, 80C के अंदर डिडक्शन। जितनी भी चीजें आप सी के अंदर पढ़ रहे हो 80C, तो बेटा सी से आपको क्या याद रखना है, सर्टेन इन्वेस्टमेंट, कुछ जगह पे इन्वेस्ट करिए और क्या ले लीजिए, डिडक्शन। समझ रहे हैं मेरी बात, जैसे कि बेटा एफडी करवा लीजिए 5 साल या उससे ज्यादा की, या फिर सीनियर सिटीजन डिपॉजिट स्कीम के अंदर पैसा जमा कर दीजिए, या फिर आप क्या कर दीजिए, नाबार्ड के बॉन्ड्स में पैसा डिपॉजिट करिए। और चीज देखिएगा बेटा, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। एक सेकेंड, कंट्रीब्यूशन मतलब समझते हैं क्या आप लोग, क्या होता है कंट्रीब्यूशन? सर जब हम पार्टी देते हैं तो हम लोग मिलके ना कंट्रीब्यूशन करते हैं, हम केक लेके आते हैं तो मिलके कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? मतलब समझते सब लोग, कंट्री सबने करा हुआ है यहाँ पर बैठे हुए। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कौन सी स्कीम में आपको कंट्रीब्यूशन करना है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। प्लीज फोकस करिएगा, एक बार बस सुनते जाइए बहुत अच्छे से। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। अभी मैंने आपको कौन कौन से नए पॉइंट बताया, एक बार मेरे साथ रिपीट करवाना है। सबसे पहला पॉइंट बताया, नाबार्ड के बॉन्ड्स में पैसा डिपॉजिट करो। फिर क्या बताया, सीनियर सिटीजन डिपॉजिट स्कीम में पैसा जमा करिए। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। अच्छा आगे और लिखा है, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्लीज फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हर म्यूचुअल फंड की बात नहीं हो रही। कुछ नोटिफाइड म्यूचुअल फंड है, सरकार ने नोटिफाई करा है कि अगर इन म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 80C का डिडक्शन। समझ रहे हैं मेरी बात? हो सकता है बेटा वहां पर एक म्यूचुअल फंड हो जिसका नाम हो मास म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, एसेट्रा एसेट्रा। हर किसी पे नहीं है बेटा, सरकार ने जिस म्यूचुअल फंड का बोल दिया कि इस वाले म्यूचुअल फंड में लगाओ तो उसका आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? प्लीज ध्यान दीजिएगा, नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अच्छा कोई मुझे बताएगा यूनिट्स, और ये यूनिट्स का मतलब क्या है यहाँ पर? क्या क्लास में कोई बच्चा हाथ उठा के खुद से बताएगा यहाँ पर यूनिट्स का मतलब क्या है? बेटा ध्यान से सुनना, कंपनी अपनी कैपिटल को नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड करती है। म्यूचुअल फंड की जो वैल्यू होती है ना, उसको किस में डिवाइड किया जाता है बेटा, नंबर ऑफ यूनिट्स, है ना। उसी मतलब जो नंबर ऑफ शेयर होता है ना कंपनी के केस में, वही म्यूचुअल फंड के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक म्यूचुअल फंड है जिसके पास 1000 करोड़ रुपए रखे ही है। कितने करोड़ रुपए रखे इसके पास? 1000 करोड़। मान लीजिए बेटा इसके पास है ना 10 करोड़ यूनिट्स है, तो आप पर यूनिट वैल्यू निकाल सकते हैं क्या इसकी, यस और नो? समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसी बेटा ऐसी तो कैपिटल होती है कंपनी की, 1000 करोड़ की कैपिटल है, 10 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो पर शेयर आप निकाल लेते हो कैपिटल, यस और नो? तो बेटे ध्यान से सुनना, मतलब आपको सिर्फ इतना सा बता रहा हूं, ऑलरेडी आपको पता भी है कंपनी के केस में जो शेयर्स होते हैं वही म्यूचुअल फंड के केस में क्या होती है, यूनिट्स। तो क्या लिखा है बेटा, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड या फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लेकिन हर किसी म्यूचुअल फंड की नहीं, सिर्फ कौन से वालों की, नोटिफाइड। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा आगे देखिए और लिखा है, पेंशन स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड और यूटीआई। पहले लिखा यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड यूटीआई, आगे क्या लिखा, पेंशन स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड यूटीआई, लेकिन हर किसी पेंशन स्कीम नहीं। देखिए कौन सी वाली पेंशन स्कीम, नोटिफाइड। अच्छा मुझे एक बात बताइए ना, आप लोग नोटिफाइड से क्या मतलब समझते हैं? जो कोई ना कोई नोटिफाई करे, और ऑब्वियसली हम इनकम टैक्स एक पढ़ रहे हैं जो कि सरकार ने बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो कौन नोटिफाई करने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो नोटिफाइड। अच्छा इसके बाद देखिए क्या लिखा, डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि स्कीम, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। एक काम करते हैं बेटा, जितना जो कर सकते थे वो कर लिया है, मतलब कुछ करा नहीं है, ऐसे सिर्फ रीड ही करा है। एक काम करता हूं, इसको हटाता हूं यहाँ पर, प्लीज अब फोकस करेंगे सब लोग। जो फोकस नहीं करेगा फिर मैं उससे उसी से निपट लेता हूं मैं। सेक्शन नंबर 80C, लिमिट बताइए सबसे पहले, आप कितना डिडक्शन मिलेगा? 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा इंडिविजुअल एचयूएफ को। अच्छा कोई सरकार ने एक जगह बताई है, मल्टीपल जगह बताई है, इनमें से कहीं भी बताओ। अच्छा मल्टीपल जगह में एक है सुकन्या समृद्धि स्कीम, एक है फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ 5 ईयर और मोर, सीनियर सिटीजन डिपॉजिट स्कीम, LIC, पब्लिक प्रोविडेंट फंड,
5 साल से ज्यादा की एफडी, अच्छे फंड में पैसा डालना, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ नाबार्ड, अरे ये सुनो, नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, नोटिफाइड पेंशन स्कीम, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। अरे यस और नो? यस सर। सब लोग प्लीज फोकस करिएगा बेटा, 80C में बस यही करना है। एक बार वापस से ध्यान से सुन लीजिए, 2-3 बार अपन को सिर्फ रिपीट करना है, उससे आपको रीड करना है, लिख लीजिएगा, बड़े बड़े शब्दों में रीड करना है, लर्न नहीं करना है, आपको सिर्फ रीड करना है, लिख लीजिएगा। सेक्शन नंबर 80C सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, लर्न नहीं करना है, आपको सिर्फ रीड करना है उसको, सेक्शन नंबर 80C। और बेटा जहां पर लर्न करने वाली बात है उसको जरूर लर्न कर लेना। जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के केस में आपको वो परसेंटेज लर्न करना पड़ेगा। 1/4/2012 से पहले 20%, 1/4/2012 के बाद 10%, 1/4/2013 के बाद डिसेबल्ड पर्सन के लिए 15%। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए बेटा, अब मैं कभी देखिए, एक बात सुन लीजिए ईमानदारी से, अभी मैं आपके सामने 1-2 बार रिपीट करवाने वाला हूँ 80C। और बेटा इस रिपीट करने के बाद मैं आपसे पूछने वाला हूँ इंडिविजुअली, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जिस भी बच्चे से पूछ लूंगा, हो सकता है पूरा सेक्शन पूछ मारूं, तो प्लीज फोकस करिएगा यार, ध्यान दे देना सब लोग, नहीं तो बाद में मैं नहीं जानता फिर आपके साथ जो हो। चलिए सेक्शन नंबर 80C, लिमिट है 1.5 लाख रुपए। आज के बाद कभी नहीं बताऊंगा एप्लीकेबिलिटी इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए, आज के बाद कभी नहीं बताऊंगा, जो बताऊंगा सिर्फ लिस्ट बताऊंगा आप बार बार। अब प्लीज फोकस करिएगा बेटा, एक काम करते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज, आपने LIC में पैसा जमा करा, आपको डिडक्शन मिल जाएगा सब्जेक्ट टू 20%, 10%, 15%। आपको पता होना चाहिए कब 20, कब 10, कब 15, ठीक है? चलिए ठीक है, उससे वो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आपको याद है, मुझे मालूम है। तो बेटा सबसे पहली चीज क्या हो गई? LIC। अच्छा, सेकंड चीज हो गई पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, अगेन आपको डिडक्शन मिल जाएगा, सेक्शन नंबर 80C। अगर आपने हाउसिंग लोन लिया था, उसका रीपेमेंट करा प्रिंसिपल वाले अमाउंट का, अगेन आपको डिडक्शन मिल जाएगा, सेक्शन नंबर 80C। अगर आपने, बेटा ध्यान से सुनना, पहले मेरे साथ एक एक पॉइंट डिस्कस कर लें, कोई पॉइंट अगर मुझसे छूटे तो बताना सर, इसका भी मिलेगा 80C के अंदर डिडक्शन। अगर आपने FD करवाई, कितने साल वाली FD? 5 साल वाली FD। अच्छा ध्यान से सुनना बेटा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको ध्यान रखना पड़ता है 5 साल वाली FD, बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको याद रखना पड़ता है टैक्स सेविंग FD, क्योंकि इसका नाम ही होता है टैक्स सेविंग FD। और ये जो नोटिफाइड आप पढ़ रहे हैं ना, इसकी भी नाम होते हैं बेटा टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड। समझ रहे हैं? टैक्स सेविंग पेंशन स्कीम, टैक्स सेविंग जैसे ही वर्ड अगर समझ जाना, सेक्शन नंबर 80C। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए प्लीज ध्यान दीजिएगा, FD कितने साल वाली? 5 साल या उससे ज्यादा। अच्छा, सुकन्या समृद्धि स्कीम डिडक्शन मिल जाएगा, ये सुनो। अच्छा, सुकन्या समृद्धि स्कीम के अलावा बेटा मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने घर खरीदा, घर खरीदते टाइम स्टैम्प ड्यूटी पे करिए, अगेन आपको डिडक्शन मिलने वाला है, सेक्शन नंबर 80C। अगर आपने अपने बच्चों को पढ़ाई करवाई है बेटा, ध्यान से सुनना, तो कितने बच्चों का? ट्यूशन फीस 2 बच्चों का आपको डिडक्शन मिलने वाला है, सेक्शन नंबर 80C के अंदर। स्टैम्प ड्यूटी हो चुका है, घर खरीदते टाइम स्टैम्प ड्यूटी, एक्विजिशन एक्सपेंस। हाँ, अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, कुछ अच्छे नाम, जैसे कि बेटा नोटिफाइड, जैसे कि बॉन्ड्स ऑफ नाबार्ड, डिपॉजिटेड इन बॉन्ड्स ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर आप इसके बॉन्ड में पैसा लगाते तो आपको 80C के अंदर क्या मिलने वाला है? डिडक्शन। एक स्कीम आपने पढ़ी थी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, यूलिप। बेटा ध्यान से सुनना, आप ये यूलिप बोले के 2-3 नाम ही भूलोगे जो मैं अभी बचे हुए ना, बस ये वाले नाम अपने दिमाग से निकलते हैं। जैसे कि यूलिप हो गया, वो नाबार्ड हो गया, नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड हो गई, नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड हो गई। इन सबके डिडक्शन आपको 80C में मिलने वाले हैं, और आप यही भूलने वाले हो। मैं आपको एक बार मार्किंग भी बता दूंगा कि कौन से आप भूल सकते हो, लेकिन बेटा वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में वो पूछे जाने वाली चीजें कमी है। मतलब जो पूछा जाएगा ना, सबसे मैं आपको बता दूं 90% चांस है या तो ट्यूशन फीस पूछी जाएगी, या फिर पूछा जाएगा बेटा अपना रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल। इसके अलावा बेटा FD पूछी जा सकती है, फिक्स डिपॉजिट है ना। फिक्स डिपॉजिट मतलब मैं आपको बता देता हूं मेरे अकॉर्डिंग कौन से, ये स्टैम्प ड्यूटी वाला काम का है जो आपसे पूछा जा सकता है। सुकन्या समृद्धि स्कीम आपसे पूछा जा सकता है बेटा। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है ट्यूशन फीस, FD पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ में FD। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस में पूछा जाएगा वो है ये पॉइंट, जो आप कभी नहीं भूलोगे, ये मुझे मालूम है। अभी तो बेटा अभी मैं आपको बताऊं, अभी आप ये जो सेक्शंस पढ़ रहे हैं ना, अभी आप भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको बार बार ये चीजें सेम रिपीट देखने को मिलेगी, और बेटा बार बार आपको देखने को मिलेगा रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। तो वो आपके दिमाग में ऐसा बच जाएगा कि आप भूल के भी नहीं भूल पाओगे उसे। समझ रहे हो मेरी बात? अभी तो आप पढ़ रहे हो 100% कंसेप्ट, एग्जाम में थोड़ी वो 100% पूछता है, कुछ ना कुछ 1-2 चीज पूछेगा वो हमसे।
और बेटा ये अच्छा, ये वाला पॉइंट अपन ने डिस्कस करा था क्या, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अच्छे अच्छे फंड, इसका भी आपको क्या मिलने वाला है, डिडक्शन। और ये एनएससी का प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट दोनों अमाउंट का आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन। एक बार देख लेते हैं कोई पॉइंट मिस हो रहा है क्या। ये डिपॉजिट इन नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ नाबार्ड, डिपॉजिट इन सीनियर सिटीजन डिपॉजिट स्कीम और यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी और नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। बेटा ध्यान से सुना, ये 4-5 जो नाम है ना, बस ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है। और सबसे अच्छी बात है कि आपको ये कोई लर्न नहीं करने, ठीक है। आपको अगर नाम पढ़ के अगर अच्छा लग जाएगा कि हाँ ये अच्छी कोई चीज दिख रही है, आप 80C में उसका डिडक्शन ले लेना। प्लीज ध्यान दीजिए, अगर आपको नाम पढ़ के कोई ऐसा लग जाए कि नहीं नहीं अच्छी चीज है, तो आप ले लेना बेटा आंख बंद करके उसका डिडक्शन 80C के अंदर, अगर आपको लग जाए कि वो अच्छी चीज है। ये बात आपको क्लियर है। प्लीज डू नॉट ट्राई टू लर्न सेक्शन नंबर 80C। एक काम करिए बेटा, 80C के बाद अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं, अभी मैं आपको बताऊं 80C में अभी पूछूंगा आपसे, ठीक है। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं 80CCC, एक बहुत ही छोटा सा सेक्शन आपके लिए, 80CCC ट्रिपल सी। बेटा प्लीज फोकस करिएगा, मैं आपको बता दूं, ये मजाक मस्ती में ही एकदम से ऐसा कुछ हो जाएगा ना कि बहुत खतरनाक बम फूटेगा आपके ऊपर। छोटा सा सेक्शन है 80CCC। देखिए क्या लिखा है, कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पेंशन फंड ऑफ LIC। प्लीज देख लीजिए सब लोग ध्यान से, कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पेंशन फंड ऑफ LIC और अदर इंश्योरेंस कंपनी। एक सेकेंड बेटा, इंश्योरेंस तो ऊपर भी कवर था सर, वो ऊपर प्रीमियम कवर था, ऊपर इंश्योरेंस करवा रहे थे उसका डिडक्शन मिल रहा था, यहाँ पर करवा नहीं रहे, यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। बेटा फर्क है दोनों में। पहले वाले केस में 80C में आप लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे थे, आप खुद का या खुद के बच्चों का या खुद की पत्नी का क्या करवा रहे थे बेटा, लाइफ इंश्योरेंस। समझ रहे हैं मेरी बात। यहाँ आप लाइफ इंश्योरेंस करवा नहीं रहे हो बेटा, आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 80CCC। समझ रहे हैं मेरी बात। देखिए सिंपल सा सेक्शन है, सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है ये सेक्शन, इंडिविजुअल। अच्छा मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो 80 के जो आप सेक्शंस पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी वगैरह काम की नहीं है, वो कभी भी आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से कभी एप्लीकेबिलिटी नहीं पूछेगा कि इंडिविजुअल एचयूएफ एक्सेट्रा, ठीक है। वो आपको बस केस बता देगा कि आपने ये करा, तो आप देख लेना कि आपको किसी सेक्शन में डिडक्शन मिल सकता है या नहीं मिल सकता। अगर मिल सकता है तो उसका डिडक्शन ले लेना आप। ये बात क्लियर है आपको। 80CCC देखिए बेटा, बड़ा ही सिंपल सा सेक्शन है, एप्लीकेबिलिटी है सिर्फ इंडिविजुअल के ऊपर और लिमिट है 1.5 लाख, खत्म। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस सिर्फ मुझे एक बार फर्क बता दे कोई भी बच्चा खड़ा होकर क्लास में। एक काम करिए, लास्ट में पीछे आप खड़े हो जाइए, बैंक जी। अरे वो फर्क नहीं बता रहा हूं बेटा, मैं फर्क की बात कर रहा हूं। इंश्योरेंस तो ऊपर भी था, इंश्योरेंस यहां भी है, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज होता है सर ऊपर भी इंश्योरेंस था नीचे भी इंश्योरेंस है। हाँ मैम, ऊपर क्या था इंश्योरेंस का, वहां पर इंश्योरेंस अपन करवा रहे थे, यहाँ इंश्योरेंस नहीं करवा रहे हैं, यहाँ इंश्योरेंस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सही मायने में। 80CCC यस और नो? अच्छा ध्यान दीजिएगा बेटा, 80CCC के बाद एक और सेक्शन है 80CCD। सेक्शंस आपको याद हो जाएंगे, लेकिन 80C की सीरीज जब ऐसा होल आप देखोगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको जाने वाली है। बैठ जाइए। 80CCD। 80CCD में आने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, देखता हूं क्लास में कौन बच्चा इसका आंसर कर सकता है। बेटा मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, इस चीज का डिडक्शन ऑलरेडी पीजीबीपी में मिल रहा था, तो 80C में क्यों मिल रहा है? सर पीजीबीपी में था एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अच्छे अच्छे फंड, पीजीबीपी में था एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अच्छे अच्छे फंड, 80C में है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अच्छे अच्छे फंड। पीजीबीपी किसके लिए कैलकुलेट कर रहे थे? एम्प्लॉयर के लिए। ये किसके लिए कैलकुलेट कर रहे होगे आप? एम्प्लॉय के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा वेरी गुड। नहीं दैट वाज अ गुड आंसर, मतलब सही था वो, बिल्कुल परफेक्ट था। चलिए 80CC के बाद ध्यान दीजिएगा बेटा, अभी देखूंगा ना मैं कितने सही आंसर दोगे। बस सेक्शन स्टार्ट हो रहा है अब मेरे, अब देखूंगा ना मैं कितने सही आंसर आप लोग दे पाओगे। 80CCD एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स। प्लीज फोकस करिएगा बेटा, यही वो सेक्शन है जो आपका दिमाग का दही और पता नहीं क्या क्या कर सकता है। और मैं आपको बता दूं यही सेक्शन आपके एग्जाम में आने वाला है, मतलब 80C की सीरीज ही सबसे इंपॉर्टेंट एज वेल सबसे टेक्निकल है। और बेटा मैं आपको बता दूं ये इजीली मैनेजेबल नहीं है, मतलब ऐसे भी नहीं है कि आपने बस लेमन सुन लिया और बन जाएगी। बेटा बहुत आपको इसको अच्छे से सुनना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, इवन घर पे भी जाके देखना पड़ेगा, तो आप इस चीज को समझ पाओगे। प्लीज फोकस करिएगा। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ CG, न्यू पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना। एक सेकेंड, ये भी तो आपने पढ़ा था पीजीबीपी में।
सर पीडीपीपी में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन था, यहां आप क्या पढ़ रहे हो, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन। आपको याद होगा वो 10% ऑफ सैलरी की लिमिट थी, याद है आपको? अब बेटा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, एप्लीकेबिलिटी इसकी क्या है, इंडिविजुअल। अच्छा ध्यान से सुनना, एप्लीकेबिलिटी में आपको बार बार नहीं बताऊंगा, मैं आपको बता देता हूं बेटा, आपके सीए इंटर लेवल पे आपको एप्लीकेबिलिटी पे टेस्ट नहीं किया जाएगा, ऐसा उन्होंने मना नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं सीए इंटर लेवल पे वो इस टाइप की बारीकी में कभी घुसते ही नहीं है। सीए फाइनल लेवल पे बेटा वो यही बारीकी में घुस जाते हैं, और आपको पता है सबसे खराब बारीकी होती है, मैं आपको बताऊं, पूरा इनकम टैक्स मुझे ध्यान देता था, लेकिन ये ध्यान नहीं देता था कि कौन सा वाला इंडिविजुअल के लिए, कौन सा वाला एचयूएफ के लिए, कौन सा वाला सब के लिए, कौन सा वाला किसके लिए। पूरा इनकम टैक्स मुझे याद देता था, लेकिन इस चीज पे कभी गिरफ्त नहीं आ पाई थी सीए फाइनल के अंदर, क्योंकि हर जगह पे ये अलग है और सेम ही चीज है, मतलब सेम ही चीज है, मतलब दो तीन चार ऑप्शन और अलग अलग घुमा, मतलब हर जगह अलग। तो सब लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी आप लोग के लिए अभी इंटर लेवल पे तो ज्यादा कोई काम की होती ही नहीं है। अमाउंट ऑफ डिडक्शन बेटा मैं आपको बता दूं, 80 सीसीडी के अंदर आप पहला सेक्शन पढ़ रहे हो, सब सेक्शन 80 सीसीडी 1, सब लोग बहुत अच्छे से फोकस कर लेना यहाँ पर। ये एकमात्र 80 सीसीडी सीरीज का एकमात्र सबसे इजी सेक्शन है ये, आगे इसके 2 सब सेक्शन और आएंगे बेटा, वो बहुत टेक्निकल होंगे। 80 सीसीडी 1 को तो देख लो आप अच्छे से। बोला कि कौन सा कंट्रीब्यूशन बेटा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, कहां पर, पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम या फिर अटल पेंशन योजना। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय है, इसको मुझे बहुत अच्छे से कंपाइल करवाना पड़ेगा, पहले सिर्फ मैं आपको एक बार दिखा रहा हूं, इसलिए इसको देख लीजिएगा एक बार। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय है तो कुछ और होगा, और बेटा अगर आप अदर एम्प्लॉय है तो कुछ और होगा। एक सेकेंड, आपको याद है क्या, मैंने आपको जब ये अटल पेंशन योजना पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था, प्लीज फोकस करिएगा, मैंने आपको बताया था बेटा कुछ लोगों को पेंशन नहीं मिलती, इसलिए वो अटल पेंशन योजना वगैरह में पैसा लगाते हैं, यस और नो। तो बेटा वो ऐसे भी लोग हो सकते थे जो कहीं जॉब कर रहे हैं, अरे कोई हर जगह जॉब करने पे पेंशन थोड़ी मिलती है, एपीटी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, अगर वो रिटायर हो जाएंगे या फिर उनको कल निकाल दिया जाएगा तो क्या उनको पेंशन मिलेगी? नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो क्या वो लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए अटल पेंशन योजना में पैसा लगा सकते हैं? यस। मिस्टर मास जो किसी के एम्प्लॉय ही नहीं है, क्या उनको भी आगे जाके फ्यूचर में पेंशन की जरूरत पड़ सकती है? यस। क्या वो भी पैसा लगा सकते हैं? यस। तो बेटा अगर आप एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं तो कुछ और होने वाला है, सैलरीड एम्प्लॉय, और अगर मिस्टर मास के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो कुछ और होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए प्लीज फोकस करिएगा बेटा। एम्प्लॉय के केस में सरकार बोलती है कि जितना भी एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन करा उसको आप किससे कंपेयर कर देना, 10% ऑफ सैलरी से, और ले लेना व्हिचएवर इज लोअर। प्लीज फोकस करिएगा बेटा, ये सबसे इजी सेक्शन है जो अभी मतलब जितने अपन पढ़ने वाले ना उसमें, क्योंकि इसके बाद होने वाला है कुछ खतरनाक। तो 80 सीसीडी सबसेक्शन 1, सरकार ने क्या बोला, अगर आपने एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन किया है बेटा कहां पर, अटल पेंशन योजना, तो अगर आप एम्प्लॉय हैं, मतलब अगर आप सैलरीड पर्सन है, तो जो भी आपने कंट्रीब्यूशन किया उसको आप किससे कंपेयर कर लेना, 10% ऑफ सैलरी से, और व्हिचएवर इज लोअर का आप क्या ले लेना बच्चे, डिडक्शन। ये किसके लिए बात हो रही है बेटा? ये बात हो रही है एपीटी के एम्प्लॉइज के लिए, ये बात हो रही है एम्प्लॉइज के लिए। अच्छा अगर बात करें मिस्टर मास के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेटा वहां पर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होगा या असेसी का कंट्रीब्यूशन होगा? वो एम्प्लॉय तो किसी का है ही नहीं, अरे ये सो नो, किसका कंट्रीब्यूशन बेटा? असेसीज कंट्रीब्यूशन। अच्छा असेसीज कंट्रीब्यूशन को आप क्या 10% सैलरी से कंपेयर कर दोगे? सैलरी तो है ही नहीं, लेकिन क्या है, ग्रॉस सैलरी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कमाई नहीं है, समझना मेरी बात। इनकम तो है, यस और नो। इनकम में एनटीआई नहीं बोला बेटा, इनकम में क्या बोला? जीटीआई। 10% नहीं बोला, देखिए क्या बोला, 20%। प्लीज कंपेयर करिएगा, यहां बोला 10% ऑफ सैलरी और यहां क्या बोला, 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। यहां सैलरी का परसेंट, वहां ग्रॉस टोटल इनकम का परसेंट। सैलरी का कितना परसेंट? 10, ग्रॉस टोटल इनकम का कितना परसेंट? 20। और व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम? सर पांचों हेड की इनकम को अगर हम ऐड कर देते तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम। किस किसको सिर्फ एक किसी बात क्लियर है? 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 बेटा अभी अपन है ना इसको बहुत अच्छे से लिख करना पड़ेगा अपन को, पूरी सीरीज को 80 सी की। 80 सीसीडी सबसेक्शन 1, एक बार मैंने आपको अभी सिर्फ कौन कौन से सेक्शंस पढ़ाए सिर्फ वो सेक्शंस रिवाइज करवाना चाहता हूं ताकि आपके ग्रिप में सिर्फ सेक्शन नंबर 80C सर्टेन इन्वेस्टमेंट, एक लिस्ट ऑफ जगह थी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर लो और क्या क्लेम कर लो, 80C का डिडक्शन। इसके बाद क्या पढ़ा आपने? 80C LIC वगैरह या फिर पेंशन स्कीम वगैरह के फंड में कंट्रीब्यूट करना। समझ रहे हैं मेरी बात? कितना डिडक्शन मिलेगा बेटा? 80C में भी 1.5 लाख, 80CC में भी 1.5 लाख। क्या आपको ये बात क्लियर है? अच्छा एक चीज और बताइए, उसके बाद आपने सेक्शन पढ़ा है 80CCD सबसेक्शन 1। अच्छा सेक्शन याद रखना, विद सबसेक्शन नेसेसरी है, जरूरी है, जरूरत है आज की डिडक्शन टॉपिक में। अगर आपको सेक्शन नंबर याद नहीं रहा तो घंटा आपको सेक्शन याद नहीं रहेगा।
समझ लेना बात को करी, मैं आपको बिल्कुल फ्रेंकली बोल रहा हूं, अगर आपको सेक्शन का सब सेक्शन भी याद नहीं रहा तो आपको कुछ याद नहीं रहने वाला है डिडक्शन के अंदर। तो प्लीज कोशिश करिएगा, मैं आपको कभी सेक्शन नहीं पढ़ाता हूं, यहाँ पर नीड है बिना सेक्शन नंबर के आप उसको याद नहीं कर सकते हो, और सेक्शन नंबर अगर आपको याद रह गया तो आप अंदर की चीज याद रख लोगे, एक बार जब मैं आपको कंपाइल करवाऊंगा आपको सब याद रह जाएगा फिर। तो प्लीज फोकस करिएगा बच्चे सभी लोग। सबसे पहला सेक्शन जो आपने पढ़ा है यहाँ पर सेक्शन नंबर 80C, सर्टेन इन्वेस्टमेंट। सी से क्या रखोगे? सर्टेन इन्वेस्टमेंट। मैं आपको बताऊं कोई भी 80C नहीं भूलेगा, उसकी वजह है बेटा, उसकी वजह है बेटा, हर क्वेश्चन में उसको 80C लिख रहा होगा, हर क्वेश्चन में दिख रहा होगा, कोई नहीं भूलेगा 80C। हाँ 80C भूल सकते हैं क्योंकि आपको शायद किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं दिखे 80C। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? 80C आप भूल सकते हो, लेकिन बेटा 80C ये आपकी ये कॉम्प्लिकेटेड वाली सेक्शन 80C अब प्लीज ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन दिख रही है? ब्लू नहीं हुई, मुझे ऐसा लगा था ब्लू हो गई। चलिए प्लीज बेटा मस्ती मजाक मत करना, मैं आपको बता रहा हूं निपट जाओगे बहुत बुरी तरीके से, खतरनाक चीज पढ़ रहे हो कुछ। 80CCD सबसेक्शन 1, सबका ध्यान अच्छे से होना चाहिए बेटा। आप कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हो? मेन सेक्शन आपके सामने लिखा 80CCD। अच्छा सीसीडी का अगर सिर्फ नाम बोलूं तो सर एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम या फिर अटल पेंशन योजना। अब बेटा ये जो सेक्शन है ना, इस सेक्शन के अंदर पहला सेक्शन है 80CCD सबसेक्शन 1, जो अभी आपने देखा 80CCD सबसेक्शन 1। ध्यान से सुनना बच्चे, एक सेकंड, यहां पर है ना इस सेक्शन का नाम अपन ने गलत लिख लिया, इसको एम्प्लॉई हटाना पड़ेगा यहाँ पर सेक्शन का नाम तो बेटा यही सही रहना चाहिए, मैं अभी आप समझ जाएंगे क्यों। कंट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम अटल पेंशन योजना। अगर किसी बच्चे ने इतना सा भी अगर डाइवर्ट हो गया ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि मेरे अगर आज की क्लास में समझने के बाद आपको घंटा कभी समझ नहीं आएगा, मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं प्लीज फोकस कर लीजिए बहुत अच्छे से। स्टार्ट भी नहीं कर रहा हूं मैं, आपको पता है अभी तो स्टार्ट भी नहीं कर रहा हूं मैं, अभी तो मैंने आपको वो चीज बताई जिसमें कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट ही नहीं हुई है। 80CCD सबसेक्शन 1 मैंने आपको बताया, 80CCD सबसेक्शन 1। आज के बाद आप सब सेक्शन के साथ याद रखोगे कौन सा वाला कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉई वाला कंट्रीब्यूशन। अच्छा यहाँ पर एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन भी और असेसी का कंट्रीब्यूशन भी, आप मतलब समझ जाइए, एम्प्लॉयर की बात नहीं हो रही, मतलब अदर किसी की बात हो रही है, या तो एम्प्लॉई या फिर अदर। इस केस में मैंने आपको क्या बताया बेटा? मैंने आपको बताया दो टाइप के लोग हो सकते हैं, एक हो सकता है सैलरीड वाला पर्सन, दूसरा होगा अदर वाला पर्सन। अगर सैलरीड पर्सन है तो जो भी उसमें कंट्रीब्यूशन करा है उसको आप कंपेयर कर लीजिएगा 10% ऑफ सैलरी से, और विचएवर इज मोर आप ले लेना। यस और नो? अच्छा अगर आप अदर असेसी हैं, मतलब जैसे कि मिस्टर मार्क्स टाइप के पर्सन है जो एम्प्लॉय भी नहीं है, कहीं पर खुद के मालिक है, मतलब बिजनेसमैन है या फिर प्रोफेशनल है, तो बेटा उस केस में आपको क्या लेना पड़ेगा? असेसीज कंट्रीब्यूशन और 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम व्हिचएवर इज लोअर। अच्छा लॉजिक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा, वजह आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी। मिस्टर मार्क्स की कोई सैलरी नहीं है, इसकी वर्ड सैलरी को हटाया गया है यहाँ से। अरे ये सर नो, और बेटा इन लोगों को 10% का बेनिफिट दिया और यहाँ पर कितना बेनिफिट दिया है? 20%। 20% किसका? ग्रॉस टोटल इनकम। अब बेटा मैं आपको 80CCD सबसेक्शन 2 बताने वाला हूं, यहां से कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होगी। 80CCD सबसेक्शन 2 का सिर्फ नाम ध्यान रख लीजिए, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे, खतरनाक क्वेश्चन, आप मुझे बताइए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन तो ऑलरेडी पीडीबीपी में मिल चुका था, यहां पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर क्या रहा है 80CCD सबसेक्शन 2 के अंदर? चलिए बताइए मुझे क्या कर रहा है 80CCD सबसेक्शन 2 के अंदर? प्लीज फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। चलिए सोचिए, हाँ खड़े हो जाइए। एम्प्लॉयर की भी जीटीआई होगी, तो बेटा मेरा ये क्वेश्चन है कि एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन वो ले तो चुका है एक जगह पे, कहां ले चुका है बेटा? पीडीबीपी। प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, वो पीडीबीपी के अंदर अपना डिडक्शन ले चुका था, याद होगा आपको सेक्शन नंबर 36 ले चुका था क्या पीडीबीपी में? यस अरे हाँ या ना? 80CCD सबसेक्शन 2 के अंदर वापस देखा है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। चलो एक और चीज मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है ना ये भी मिलने वाला है एम्प्लॉय को, और जो ये जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है ना ये भी मिलने वाला है एम्प्लॉय को। अब बताओ आपको मुझे, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी एम्प्लॉय को मिलेगा और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी एम्प्लॉय को मिलेगा, जबकि कभी ना कभी मैंने आपको बताया था जिसकी जेब से पैसा जाता है ना बेनिफिट उसको मिलता है।
आप बताओ मुझे 80 सीसीडी सबसेक्शन 2 में किसकी जेब से पैसा जा रहा है? एम्प्लॉयर। लेकिन बेनिफिट कौन ले जा रहा है? एम्प्लॉय। सोचिए, ध्यान से समझिए बात को। खड़े हो गए। ओके, बेटा ध्यान रखना, प्लीज ध्यान रखना, ये जो बच्चे बोल रहे हैं ना वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सर ये जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन था ना, इसको एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन को पहले टैक्सेबल करा था हमने कहां पर? इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर। इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर आपने इसको क्या कर दिया था? ऐड। सरकार ने बेटा फिर उसका बेनिफिट दे दिया 80 सीसीडी सबसेक्शन 2 में, बोल दिया आप इसको माइनस कर लो। लेकिन बच्चे कंफ्यूज मत होना, आप सोचोगे कि सर ऐसे तो ऐड मतलब ऐड भी करना है माइनस भी करना है, तो कुछ नहीं करे बेटा, आपको 100% करना ही पड़ेगा। और एक और चीज करना पड़ेगा, और बेटा जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर हो। जितना भी एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन करा था वो टैक्सेबल हो जाएगा, सैलरी में ऐड हो जाएगा, लेकिन बेटा डिडक्शन तो कंपेयर होकर मिलेगा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी 80 सीसीडी सबसेक्शन 2 के अंदर। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे फोकस के साथ सुन लो। पहला वाला मैं आपको सिर्फ सेक्शन पूछ रहा हूं आपसे, सिर्फ सेक्शन नंबर 80C सर्टेन इन्वेस्टमेंट, 80CCC कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पेंशन स्कीम इंश्योरेंस फंड, 80CCD सबसेक्शन 1 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, या फिर असेसीज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स न्यू पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना। एम्प्लॉय के केस में 10% सैलरी से कंपेयर करना, एम्प्लॉय अदर केस में 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। 80CCD सबसेक्शन 2 बच्चे एक बार वापस से सुन लीजिए, क्योंकि बहुत ही कम बच्चों को ये चीज अभी तक तो समझ आई होगी। मैं आपको बता देता हूं, एक बार बस वापस से बता रहा हूं, मैं सिर्फ लिख के आपको बता रहा हूं। 80CCD सबसेक्शन 2 में किसकी बात हो रही है बेटा? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है ना, ये आपका टैक्सेबल हो गया था। कहां पर टैक्सेबल हो गया था बेटा? ये आपका टैक्सेबल हो गया था सैलरी में। मतलब आपकी सैलरी अगर 10 लाख थी और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 5 लाख था, तो आपकी सैलरी कितनी हो गई थी? 15 लाख। फिर सरकार ने 80CCD सबसेक्शन 2 में आके आपको वापस से बेनिफिट दिया कि नहीं वो जो आपने ऐड करा है ना उसको माइनस कर लो, सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिट, जो अभी आपने पढ़ी नहीं है। समझ रहे मेरी बात? मतलब एक बार वो ऐड हो गई थी, टैक्सेबल हो गई थी सैलरी वाले टॉपिक के अंदर, इनकम फ्रॉम सैलरी। आज उसका बेनिफिट मिलेगा आपको 80CCD सबसेक्शन 2 के अंदर। किसको मिलेगा बेटा बेनिफिट? एम्प्लॉय। क्योंकि आपने बताइए टैक्सेबल भी किसको हुई थी? एम्प्लॉय। और सरकार किसको ही इसका बेनिफिट देना चाहती थी बेटा? एम्प्लॉय। तो कंट्रीब्यूशन है तो एम्प्लॉयर का, लेकिन बेनिफिट किसको मिल रहा है? एम्प्लॉय को। वजह बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि सैलरी में भी उसी की टैक्सेबल हुई थी। यस और नो? अब बेटा ध्यान से सुनना, मैं आपको एक बार इसकी लिमिट बता देता हूं। लिमिट सिंपल है, लिमिट में कोई दिक्कत नहीं है। 80CCD सबसेक्शन 2 देखिए क्या लिखा है? लोअर ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को आप कंपेयर करोगे 10 या फिर 14% ऑफ सैलरी। प्लीज ध्यान दीजिएगा, किसको किससे कंपेयर करोगे? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को 10 या फिर 14% ऑफ सैलरी। अच्छा 80CCD के जितने भी सेक्शन चल रहा है ना, सब जगह कंपैरिजन हो रहा है, और एक चीज तो कंट्रीब्यूशन ही होती है। अरे पहले था एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, फिर था असेसी कंट्रीब्यूशन, आज है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो एक चीज कंट्रीब्यूशन होती है और दूसरा कुछ परसेंटेज होता है किसी चीज का। पहले क्या था? 10% ऑफ सैलरी, वो बाद में क्या था? 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। और अभी पता है क्या है? 10 या फिर 14% ऑफ सैलरी। बेटा ध्यान से सुनना, 10% सभी लोगों के लिए और 40% सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है। मतलब अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, अगर मैं मोदी सरकार का एम्प्लॉय हूं तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और मेरी 14% ऑफ सैलरी, मेरी सैलरी का 14% व्हिचएवर इज लोअर। अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री का एम्प्लॉय हूं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी। अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी। समझ रहे हैं मेरी बात? सिर्फ मोदी सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के लिए 14% है, बाकी सभी के लिए बेटा कितना है? 10%। अच्छा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक चीज बता दूं, प्लीज फोकस करिएगा बेटा। यहां पर आपके सामने एक और वर्ड लिखा है, 14% ऑफ कंट्रीब्यूशन इज बाय सीजी, और आपके सामने लिखा है एसजी, हाईलाइटेड कुछ लिखा हुआ है, प्लीज उसको कट कर दीजिए। ये अमेंडमेंट है जो कि आपके सिलेबस में एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है, ये अमेंडमेंट है जो कि आपके अटेम्प्ट में एप्लीकेबल ही नहीं है, अगले अटेम्प्ट में एप्लीकेबल होगी। ठीक है, आप एसजी जहां पर लिखा है ना उसको स्क्रैप कर दीजिए। ये अमेंडमेंट करके वहां पर स्टेट को भी फायदा दिया है, लेकिन बेटा वो अगले साल से एप्लीकेबल अभी नहीं है, तो उसको आप कट कर दीजिएगा। जो चीजें मैं आपको कट करवा दे रहा हूं वो आप प्लीज कट करते चलिएगा, वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। इसलिए जो मैं आपको जब पढ़ाते टाइम कट करवा दूं उसको कट कर देना आप लोग। आप ये मत समझना आगे एप्लीकेबल होगा तो छोड़ देते, नहीं बेटा, आप उसको प्लीज कट कर दीजिएगा। चलिए एक बार, अच्छा 80CCD सबसेक्शन 2 के बारे में देखिए ना क्या लिखा है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज फर्स्ट टैक्सेबल अंडर सैलरी इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। पहले वो सैलरी के अंदर टैक्सेबल हुआ था किसको? एम्प्लॉय, और फिर उसको बेटा डिडक्शन मिल गया है 80CCD सबसेक्शन 2 के अंदर। मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या प्लस और माइनस बराबर अमाउंट होंगे?
कोइंसिडेंटली बराबर हो सकते हैं, लिमिट के अकॉर्डिंग बराबर हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है बेटा। हो सकता है ऊपर 200 रुपए हो, नीचे 120 हो। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए प्लीज ध्यान दीजिएगा। सिर्फ सेक्शन मतलब यहां तक क्लियर है कि आपको ये सेक्शन देख लीजिए 80 सीसीडी सबसेक्शन 2, यहां तक देख लीजिए कि आपको यहां तक क्लियर है। चलिए अब इधर ध्यान दीजिए। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 80 सीसीडी 1 एंड 80 सीसीडी 2, मतलब जब भी आप 80 सीसीडी 1 पढ़ोगे, सीसीडी 2 पढ़ोगे, सैलरी का मतलब क्या होने वाला है? बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स। क्योंकि आप सैलरी टॉपिक पढ़ चुके तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा व्हाट इज बेसिक एंड व्हाट इज डीए फॉर टर्म्स, है ना। डीएनएस अलाउंस कौन सा वाला बेटा? रिटायरमेंट बेनिफिट वाला। इसके बाद ये जो सेकंड वाला पॉइंट लिखा हुआ है इसको 2 मिनट के लिए आप लोग इग्नोर कर दें। चलिए ओके, अब बेटा प्लीज ध्यान दीजिएगा। अभी भी मैंने आपको बारीकी नहीं बताई है, और बारीकी तो जब तक सीरीज खत्म नहीं होगी मैं आपको बताऊंगा भी नहीं। वो तो ये सीरीज खत्म होने के बाद मैं आपको बारीकी बनाना स्टार्ट करूंगा। पहले तो इन सेक्शंस को, इंडिविजुअल सेक्शंस को ग्रिप में लेके आओ। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, प्लीज फोकस करना बेटा। 100% आपका फोकस होना चाहिए यहीं पर। 80C किसके लिए एप्लीकेबल था? इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। कितना मैक्सिमम डिडक्शन था? 1.5 लाख। 6-7-8 चीजों के एग्जांपल: फिक्स डिपॉजिट, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, ट्यूशन फी, सुकन्या समृद्धि स्कीम, नोटिफाइड डिपॉजिट इन नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ नाबार्ड, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, सीनियर सिटीजन डिपॉजिट स्कीम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, स्टैंप ड्यूटी फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एटसेट्रा एटसेट्रा। यस और नो? अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते चलूंगा, आप मुझे आंसर करके चलिएगा बेटा। आप मुझे बताइए क्या इन सबकी इंडिविजुअली 1.5 लाख लिमिट थी या सबकी मिला के लिमिट 1.5 लाख थी? मतलब बेटा 80C में आप दुनिया की कितनी भी ताकत लगा देना, 80C से मैक्सिमम कितना फायदा ले पाओगे? 1.5 लाख। समझ रहे हो मेरी बात? चलिए इसके बाद आपने सेक्शन पढ़ा 80CCC, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नोटिफाइड पेंशन स्कीम या फिर इंश्योरेंस फंड। फर्क क्या था बेटा? ऊपर और इसमें, ऊपर आपने इंश्योरेंस खुद के लिए खरीदा था, यहां पर आपने इंश्योरेंस कंपनी में या पेंशन स्कीम में पैसा लगाया है। इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है और मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 1.5 लाख। ये भी क्लियर है? इसके बाद आपने सेक्शन पढ़ा बेटा, ध्यान से सुनना, विद सबसेक्शन आपको याद होना चाहिए 80 सीसीडी सबसेक्शन 1। बेटा पहली चीज जो आपको याद होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं, सिस्टमेटिक तरीके से इसको याद रखना। अच्छा मैं आपको बता दूं, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से इसको याद नहीं रख पाए तो आपसे ये बनेगा नहीं। सिस्टमेटिक तरीका क्या है बेटा? 80CCD नाम, 80CCD सुनते से ही आपको ध्यान आना चाहिए न्यू पेंशन स्कीम या फिर अटल पेंशन योजना। अभी आपने इसके अंदर की कोई भी बात नहीं करी, सिर्फ सेक्शन सुनते से आपको नाम ध्यान आना चाहिए, अटल पेंशन स्कीम या फिर न्यू पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना या फिर न्यू पेंशन स्कीम। बेटा ध्यान से सुन, इधर सुनो मेरी बात, न्यू पेंशन स्कीम या फिर अटल पेंशन योजना। अब मेरी बात प्लीज ध्यान से सुन लीजिए बेटा, जितनी भी आगे आप सब सेक्शंस में बातें करने वाले हो वो इन्हीं फंड्स पे एप्लीकेबल होने वाली है। पहला फंड कौन सा है इसमें? 80CCD सबसेक्शन 1। कौन सा वाला कंट्रीब्यूशन? आप तो मैं बोल रहा हूँ बेटा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आप तो भले ही गलत है वो, लेकिन याद रख लो 80CCD 1 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पर 2 टाइप के लोग होंगे बेटा, या तो सैलरीड पर्सन या फिर अदर। सैलरीड पर्सन है तो आप लोग मुझे बता दीजिए कंट्रीब्यूशन को कंपेयर कर देंगे 10% ऑफ सैलरी, और सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स, और लोअर लेना है आपको, व्हिचएवर इज लोअर। इसके बाद बेटा 80CCD सबसेक्शन 2। 80CCD सबसेक्शन 2। चलिए प्लीज ध्यान दीजिएगा 80CCD सबसेक्शन 2। बेटा इस सेक्शन में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन था क्या? नहीं। अच्छा मैं आपको एक बार वापस से सिर्फ इतना सा बता रहा हूं कि यहां पर मैंने 80CCD 1 में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन बोला है, 100% करेक्ट नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए आपको वो सही चीज है, आप उसको याद रखो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन से। अच्छा 80CCD सबसेक्शन 2 का आप कैसे याद रखो? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। अब सभी बच्चे ध्यान देवे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के केस में आपको कंपेयर करना है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को। हाँ वेरी गुड, आपको इसको कंपेयर करना है किससे सर? 10%, 14% ऑफ सैलरी।
10% और 14% ऑफ सैलरी विच एवर इज क्या ले लेना है आपको लोअर। सर सभी के लिए 10% लेंगे लेकिन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 14%। और सैलरी जहां भी है बेटा, सैलरी का मतलब क्या ही होने वाला है, बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स। ये बात आपको क्लियर है। चलिए अब बेटा मैं आपको 80 सीसीडी का ही एक और सेक्शन बता देता हूं जो मैंने आपको नहीं बताया, और ये सीसीडी का लास्ट सेक्शन है। इसके बाद एक और सेक्शन है, उसके बाद अपन को कंपाइल करना है सब चीजें, फिर होगी कंफ्यूजन क्रिएट। चलिए 80 सीसीडी सब सेक्शन 1B, ठीक है। 80 सीसीडी सब सेक्शन 1B, प्लीज ध्यान दीजिएगा, एक फिगर के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बेटा ये जो मान लीजिए, प्लीज ध्यान दीजिएगा, 80 सीसीडी 1B आपका सिंपल सेक्शन है। सब लोग का फोकस है अच्छे से। चलिए अब ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में मान लीजिए मैं सैलरीड एम्प्लॉय था, तो आप मुझे बताइए क्या करना था अपन को। प्लीज ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, 100% फोकस करना बेटा। आपको दो चीजों को कंपेयर करना था, कंट्रीब्यूशन, वेरी गुड सर, कंट्रीब्यूशन को कंपेयर करना था किससे, 10% सैलरी से, और क्या ले लेना था, विच एवर इज लोअर। प्लीज फोकस करिएगा, आपके सामने फिगर देने वाला हूं क्योंकि बिना इन फिगर के आप 80 सीसीडी 1B को नहीं समझ सकते। फिगर बेटा आपको सिर्फ अज्यूम करवा रहा हूं, ऐसा कोई कैलकुलेट नहीं करवा रहा हूं। मान लीजिए आपका कंट्रीब्यूशन था 1 लाख, और बेटा आपकी 10% ऑफ सैलरी है 1,40,000, तो आपको कितने का डिडक्शन मिला होगा, आपको मिला होगा 1 लाख। अरे ये सुनो, कितने का नहीं मिला, जितने का नहीं मिला, जितने का नहीं मिला उतने का डिडक्शन आपको दे देगा 80 सीसीडी सबसेक्शन 1B, लेकिन मैक्सिमम 50,000 तक। मैं आपको बताने वाला हूं बेटा, मैं आपको इतनी बारीकी इसमें बताने वाला हूं क्योंकि है इसमें बारीकी, और अभी तो मैंने आपको बारीकी बताना स्टार्ट नहीं की है। आई हैव नॉट स्टार्ट, मतलब मैंने बिल्कुल भी नहीं करी, लिटरली अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल वे में सिंपल चीजें बताने चल रहा हूं। चलिए 80 सीसीडी सबसेक्शन B, मैक्सिमम कितना, 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए। प्लीज बच्चे ध्यान दीजिएगा, प्लीज फोकस करिएगा, प्लीज पार्टिसिपेट करिएगा, तो ही ये सेक्शन हो पाएगा, वरना नहीं होगा। 80 सीसीडी सबसेक्शन 1B, ध्यान रखना बेटा, अगर 80 सीसीडी 1 को जरूरत पड़ी, अगर 80 कौन से वाले सेक्शन को, 80 सीसीडी सबसेक्शन 1, अगर उसको जरूरत पड़ी ना, तो उसका एक छोटा भाई है 80 सीसीडी सबसेक्शन 1B। आप इसको याद बड़ी आसानी से रख सकते हो, ये 1 था और ये 1 का B है, समझ रहे मेरी बात। ये दोनों में बेटा भाई, ये दोनों भाई हैं, अगर इसको जरूरत पड़ी ना, मतलब इसका कुछ अनक्लेम्ड अमाउंट रहेगा, तो उसका बेनिफिट आपको कहां मिल जाएगा, 80 सीसीडी सबसेक्शन 1B में। लेकिन बेटा ध्यान रखना, इस सेक्शन की मैक्सिमम औकात है 50,000, मतलब ये आपकी हेल्प तो करेगा लेकिन ज्यादा से ज्यादा करेगा 50,000 रुपए तक। किसको अभी तक का भी क्लियर है। अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं बेटा, अभी मेनली मैं आपको सिर्फ सेक्शन नंबर याद करवा रहा हूं, ठीक है, मेनली मैं सिर्फ आपको सेक्शन नंबर याद करवा रहा हूं। फर्स्ट सेक्शन जो आपने पढ़ा 80C, फिर आपने पढ़ा 80CCC, फिर आपने पढ़ा 80CCD सबसेक्शन 1, फिर आपने देखा 80CCD सबसेक्शन 2, फिर आपने देखा 80CCD सबसेक्शन 1B। मतलब अभी तक आप देख चुके हो 2 और 3 5 सेक्शंस। अपन ये सब सेक्शन को भी सेक्शन ही मान के चल रहा है, मतलब आप अभी तक कितने सेक्शन देख चुके हो, 5। अब प्लीज फोकस करिएगा, एक लास्ट सेक्शन 80CCE, देखना आप, चलिए इधर बताइए मुझे जल्दी से, सेक्शन 80C कितना डिडक्शन मिलेगा, अमाउंट बता दीजिए। 80C में 1.5 लाख। बेटा सरकार आपसे वादे कर रही है, प्लीज सुन लीजिएगा, प्लीज समझ लीजिएगा, सरकार आपसे वादा कर रही है 80C में कितने का, 1.5 लाख। सरकार ने एक और आपसे वादा करा, सेक्शन 80CCC, अगेन आपसे बोला 1.5 लाख। सरकार ने अगेन आपसे वादा करा बेटा सेक्शन नंबर 80CCD सबसेक्शन 1, इस बार अमाउंट में नहीं बोला लेकिन लिमिट यहां भी है, लिख नहीं रहा हूं मैं, लिमिट यहां भी है, यस और नो। सैलरी डे तो कंट्रीब्यूशन और 10%, और वेरी गुड, उसमें बेटा मैं आपको बता दूं, वो मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा। चलिए इसके बाद सेक्शन नंबर 80CCD सबसेक्शन 2, इसमें भी अगेन कुछ ना कुछ लिमिट तो दी। सर अमाउंट में लिमिट नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा है अपन, लेकिन कुछ ना कुछ लिमिट तो यहां भी है। फिर सेक्शन नंबर 80CCD सबसेक्शन 1B,
मतलब सरकार आपको अच्छे खासे बेनिफिट दे रही है अभी तक, यस और नो? प्लीज ध्यान दीजिएगा, एक और सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 80 CCE। प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा बेटा, सब लोग प्लीज फोकस करिएगा। अभी तक सरकार आपको अच्छे खासे बेनिफिट दे रही थी। सरकार, इधर ध्यान से सुनिएगा बेटा, सरकार की चालाकी देखिए। सरकार ने बोला सबका मिला के भी देंगे 1.5 लाख। सरकार ने बोला सबका मिला के भी कितना देंगे बेटा? 1.5 लाख। हाँ वही बेटा, यहाँ पर बेवकूफ बनाया जा रहा है आप लोग को। ठीक है, मैं भी इतनी देर से आपको बेवकूफ बना रहा था क्योंकि मैं भी इस कड़ी का पार्ट हूँ। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग बेटा प्लीज। अच्छा सुनना, अभी भी मैंने आपको बारीकी कुछ नहीं बताई है, बस ये आखिरी सेक्शन है जिसके बाद मैं आपको बारीकी बताना स्टार्ट करूंगा। इस सेक्शन को बस समझ लीजिए। चलिए सब लोग फोकस करिए, सब लोग बेटा ध्यान से सुनना। अभी जब बताऊंगा ना तो आपके तोते उड़ जाएंगे। पहले इसको, जो मैं बोल रहा हूँ ना, पहले इसको देख लो आप। पहले जो बोल रहा हूँ, पहले जो बता रहा हूँ उसको देख लो। चलिए सेक्शन नंबर 80 CCE, प्लीज आइए यहाँ पर। देखिए क्या बोल रहा है 80 CCE, मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C प्लस 80 CCC प्लस 80 CCD सबसेक्शन 1। बेटा ध्यान से सुनना, एग्जैक्टली आपके सामने एक लैंग्वेज लिखी हुई है। क्या लिखा है? मैक्सिमम डिडक्शन अंडर 80C, 80 CCC, 80 CCD 1 एसेट्रा नहीं लिखा है। मतलब स्पेसिफिक 3 सेक्शन लिखे, बोला कि इन 3 सेक्शन में मिला के भी आप कितना ले पाओगे? 1.5 लाख। अच्छा अभी भी इस 80 CC, बेटा प्लीज ध्यान से सुनना, 80 CCE से अभी भी 2 सेक्शन आउट हैं। मतलब दे आर आउट ऑफ दिस लिमिट ऑफ 1.5 लाख। अरे ये सर नो, आप समझना मेरी बात। आप कितनी भी ताकत लगा लो 80C के अंदर, कितना मिलेगा? 1.5 लाख। आप उसके बाद और ताकत लगा लो 80 CCC में, लेकिन बेटा अगर आप ताकत लगा भी रहे तो आप बेवकूफी कर रहे हो, क्योंकि आपको मिलेगा तो कितना ही? 1.5 लाख। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए एक बार सिर्फ मुझे सेक्शन नंबर्स बता दें, प्लीज ध्यान दीजिएगा। एक बार सिर्फ सेक्शन नंबर बता दें, इसके बाद अपन बारीक बात करेंगे। क्योंकि इस बार अपन अलग तरीके से पूछेंगे बेटा, इस बार अलग तरीके से पूछेंगे, प्लीज फोकस करेगा। क्योंकि पहले मुझे ये इंश्योर कराना पड़ेगा कि हाँ आपको अभी तक के सेक्शन क्रिस्टल क्लियर हैं, उसके बाद अपन जाएंगे बारीकी के अंदर। प्लीज ध्यान दीजिए, सबसे पहला सेक्शन फोकस करेगा 80C। अच्छा ध्यान से सुनना, इस बार अपन कोई ऐसे ऊपर से रिवीजन नहीं करेंगे, इस बार अपन को 100% रिवीजन चाहिए अभी तक का। चलिए सबसे पहले तो अपन स्टार्ट करेंगे डिडक्शन चैप्टर 6 के अंदर 80 की सीरीज होती है कुछ, है ना। और मैंने आपको इसके बारे में 3 स्पेशल पॉइंट बताए थे कि कभी भी जीटीआई से ज्यादा नहीं कर सकते, कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, कभी भी स्पेशल इनकम चैलेंज नहीं मिलेगा। फिर मैंने आपको पहला सेक्शन बताया 80C, एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ, मैक्सिमम 1.5 लाख। अब आपको समझ आता चलेगा कि चूना लगता चल रहा है। मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख, सेक्शन नंबर 80C। आपको 14-15 जगह बता दी कि एफडी में पैसा लगा दो, सुकन्या समृद्धि स्कीम में पैसा लगा दो, सीनियर सिटीजन डिपॉजिट स्कीम में लगा दो, बॉन्ड्स नाबार्ड के बॉन्ड्स में लगा दो, स्टैम्प ड्यूटी, प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अच्छे फंड, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अच्छे फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनएससी में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों, यस और नो? ट्यूशन फी, सुनिएगा मेरी बात, 80C मैक्सिमम कितना? 1.5 लाख। इसके बाद आपने सेक्शन पढ़ा 80C CC। एक बार नाम इसका सिर्फ अच्छे से देखेंगे। अच्छा ये सी सीरीज के अंदर अपन को सी बना रहे हैं ये लोग। चलिए 80C CC क्या लिखा है? कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड और एलआईसी और अदर इंश्योरेंस कंपनी। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, 80C के बाद कौन सा सेक्शन है? 80C CC, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पेंशन फंड या फिर एलआईसी, यस और नो? अच्छा ध्यान दीजिएगा, किसके लिए एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल के लिए, और कितनी लिमिट है? 1.5 लाख। 80C CC। इसके बाद है 80C CD सबसेक्शन 1। सुनना मेरी बात, याद करने की ट्रिक बनाइए। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, सैलरीड एम्प्लॉय तो कुछ और, अदर है तो कुछ और। सैलरीड एम्प्लॉय तो ध्यान से सुनिएगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी व्हिचएवर इज लोअर। अच्छा अगर सैलरीड एम्प्लॉय नहीं, मतलब मिस्टर मास की तरह है तो असिस्टेंट कंट्रीब्यूशन और 90% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम व्हिचएवर इज लोअर। ये क्लियर है आपको? अच्छा 80C CD सबसेक्शन 1। इसके बाद था 80C CD सबसेक्शन 2। एम्प्लॉय नहीं, कौन सा कंट्रीब्यूशन? मेरा आपसे क्वेश्चन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन तो एम्प्लॉय को मिलना ही नहीं चाहिए। सर सरकार ने इसको बनाया इस तरीके से कि पहले उसको टैक्सेबल कराए सैलरी में, फिर उसको डिडक्शन दिलवाया 80C CD सबसेक्शन 2 में।
समझ रहे हैं मेरी बात? पहले टैक्सेबल करा सैलरी में, फिर उसका डिडक्शन दिया 80 सीसीडी सबसेक्शन 2। ध्यान दीजिएगा बेटा, जब आप टैक्सेबल करोगे तो आपको पूरा अमाउंट टैक्सेबल करना है 100%, लेकिन जब आप डिडक्शन क्लेम करोगे तो आप एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को कंपेयर करोगे 10% और 14% ऑफ सैलरी। ठीक है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को आप कंपेयर करोगे 10% और 14% ऑफ सैलरी, और क्या ले लोगे, व्हिचएवर इज लोअर। और मैं आपको बता दूं बेटा 10% ऑफ सैलरी सभी के लिए है, 14% सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है। क्या आपको ये वाली बात भी क्लियर है? चलिए, इसके बाद है सेक्शन नंबर 80C CD सबसेक्शन 1B। प्लीज ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर कोई कंट्रीब्यूशन आपका 80 CCD 1 में छूट जाए, अगर कोई कंट्रीब्यूशन आपका कहां पर छूट जाए बेटा, 80 CCD 1 में, तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हो 80 CCD 1B में, लेकिन मैक्सिमम कितना, 50,000। एग्जाम्पल मैंने दिया था, उसी एग्जाम्पल को एक बार मैं थोड़ा सा चेंज करके आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। मान लीजिए बेटा 80 CCD सबसेक्शन 1 के अंदर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है अगेन 1 लाख जो पहले भी था, लेकिन 10% ऑफ सैलरी है 1,60,000। तो कितना डिडक्शन मिला था CCD 1 में? 1 लाख। कितना छूट गया था? 60,000। जितना छूट जाएगा उसको आप लेके जाओगे 80 CCD सबसेक्शन 1B, लेकिन बेटा वो पूरे की हेल्प नहीं करेगा, मैक्सिमम कितनी हेल्प करेगा, 50,000 रुपीज की। ये बात क्लियर है आपको? चलिए, इसके बाद आपने एक और सेक्शन पढ़ा 80 CCE। बेटा ध्यान से सुनना, CCE सबसे काम का है क्योंकि उसी की वजह से सब कुछ वो होता है। CCE ने क्लियर कर दिया कि जो हमने बड़े बड़े वादे करे थे ना वो फर्जी थे। 80C, CCC और CCD सबसेक्शन 1 तीनों का मिला के मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी 1.5 लाख। मतलब ये जो आप कंपेयर कर रहे हो ना, भाड़ में जाए। अगर आप 80C में ऑलरेडी 1.5 लाख ले चुके हो, एग्जाम में बात खत्म नहीं होगी, एग्जाम में आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगी और वही तो बारीकियां होंगी अभी। ठीक है, एग्जाम में आपको करना पड़ेगा। मतलब मैं तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बता रहा हूँ बेटा, सब मिला के कितनी भी ताकत लगा लोगे, कितना डिडक्शन मिलेगा आपको 1.5 लाख इन 3 सेक्शंस में। अच्छा, कोई भी बच्चा ऐसा कंफ्यूज मत होना सर वो 3 सेक्शन कैसे याद रखेंगे। बेटा सबसे पहले 3 सेक्शन आपने वही पढ़े, 80C, CCC, CCD 1, तीनों का मिला के 1.5 लाख। ये बात क्लियर है आपको? चलिए, कल अपन आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। अभी मैं इस सेशन को यहीं पर छोड़ रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, खुश रहिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।